तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? इफ द कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज अ फुल, सबका साइज बढ़ाना है, सबका साइज बहुत छोटा है, क्वेश्चन का साइज देखो है ना, काफी छोटा है। इफ द कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज हाफ फुल लोड पर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? सर हाफ फुल लोड में दिया हुआ है 400 वोल्ट है। कितना दिया हुआ है? 400 वाट दिया हुआ है। देन द कॉपर लॉस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल लोड, फुल लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा? एकदम सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ओके, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे सभी, क्या होगा? सही प्रश्न है, एकदम शानदार प्रश्न है। फास्ट डिवीजन मोड में वन शॉट सीरीज में ट्रांसफार्मर, और ऐसे ही बाकी सभी चैप्टर आपके चलना शुरू हो जाएगा, बाकी सभी दौड़ता रहेगा। 800 वाट कोई कह रहा है, 800 वाट। देखिए फुल लोड पर कॉपर लॉस ये कितना है? हाफ लोड पर कितना है? हाफ लोड सीयू लॉस जो आपको कह रहा है ये कितना दिया हुआ है? 400 वाट, 400 वाट। तो फुल लोड कॉपर लॉस क्या होगा? तो यहां पर फुल लोड कॉपर लॉस आपको पता है, सीयू लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर, है कि नहीं? क्या है? आई स्क्वायर इंटू आर कॉपर लॉस के लिए। तो कॉपर लॉस करंट के समानुपाती होता है। क्या होता है? करंट के समानुपाती। तो अगर हाफ लोड है, हाफ लोड है तो 400 वाट है, तो बताओ फुल लोड होगा तो कितना होगा? तो आप एक चीज समझो, एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड है, जब ये एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड है तो इतना है, तो आप सोचो कि इसका फुल लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा? तो फुल लोड पर जो कॉपर लॉस होगा, फुल लोड पर वो क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, 400 का 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स 1600 वाट। कितना होगा? 1600 वाट इज अ करेक्ट आंसर। कितना होगा इसका? 1600 वाट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कोई कहेगा कैसे 1600 वाट होगा? आप देखिए इस प्रश्न का, अगर कोई कहता है फुल लोड पर, ये एक्स फ्रैक्शन ऑफ कॉपर लॉस का फुल लोड पर बात करें तो फुल लोड पर कॉपर लॉस ये होता है, और हाफ लोड पर क्या होता है? तो हाफ लोड का जब बात करेंगे, एक्स बराबर हाफ कर दीजिए, एक्स बराबर अगर 1 रखा तो आई स्क्वायर आर, एक्स बराबर हाफ रखेंगे तो कॉपर लॉस कितना होगा? सीयू लॉस जो होगा एक्स का जगह पे हाफ रख जाएगा, एक्स इंटू आई का स्क्वायर इंटू आर। तो बताओ एक्स जो है हाफ का मान क्या होगा? 1/4 इंटू फुल लोड कॉपर लॉस इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, यही ना होता है फुल लोड कॉपर लॉस। देखिए एक्स फ्रैक्शन है लोड, क्योंकि उसका स्क्वायर है, करंट का स्क्वायर है, तो एक करंट आधा हुआ तो आधा का स्क्वायर 1/4 हो गया ना, 1/4 का स्क्वायर हो गया तो फुल लोड कॉपर लॉस। तो ऑब्वियसली जब फुल लोड कॉपर लॉस निकालेंगे तो 4 किसके साथ जाएगा? हाफ फुल लोड के साथ। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा? क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कॉपर लॉस में धारा अगर आधा हो जाए तो इसका स्क्वायर धारा के 1/4 होने लगता है। क्या होता है? धारा के 1/4 होने लगता है, होगा कि नहीं? ये होता है 1/4 इंटू आई का स्क्वायर, हो गया था ही नहीं? यानी करंट अगर आधा है तो उसका स्क्वायर में 1/4 होता है। सभी को क्लियर है तो एक बार बताएं, सभी को क्लियर है तो एक बार बताएं, सभी को क्लियर है तो एक बार थम्स अप करिए। क्लियर है कि नहीं? प्रश्न क्लियर हो रहा है कि नहीं? आप समझो कि हाफ लोड पर इतना है तो फुल लोड पर चूंकि 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है? 2 का स्क्वायर चल रहा है ना? और बढ़िया से, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर हम जानते हैं हाफ लोड कॉपर लॉस जो होता है, हाफ लोड पर जो कॉपर लॉस होता है, सीयू लॉस होता है, वो होता है आपका एक करंट का फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड सीयू लॉस भागा 4 होता है। यही ना होता है? यही होता है। तो फुल लोड कॉपर लॉस निकालेंगे तो 4 से गुना हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? सभी को क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट द आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज नेग्लिजिबल बिकॉज ऑफ।
शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान आयरन लॉस किसी ट्रांसफार्मर का क्या होता है? ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट, है ना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान द आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर इज नेग्लिजिबल। इसके पीछे क्या कारण होता है कि आयरन लॉस एकदम नेग्लिजिबल हो जाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है कि आयरन लॉस नेग्लिजिबल हो जाता है? क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं बी होगा जी, बी होगा, बी होगा, बी होगा। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एच बी साइड इज अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द रेटेड वोल्टेज। एकदम सही जवाब है। वोल्टेज क्या होता है ट्रांसफार्मर का, वो बहुत कम हो जाता है। आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हमको लगता है थोड़ी सी जानकारी अगर ले लिया जाए तो कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी जानकारी अगर ले ली जाए तो कोई समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। आइए, एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है सर, ट्रांसफार्मर है। आपको पता है अगर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट है तो देखिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कम 5 प्रश्न बनाने हैं। अभी शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कितने प्रश्न बनाने हैं? 5 प्रश्न। वो कैसे सर बना लोगे 5 प्रश्न? क्योंकि शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है वो हमेशा कॉपर लॉस फाइंड आउट करता है। क्या करता है? कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। दूसरा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से सीरीज रेजिस्टेंस पर सीरीज कंपोनेंट ये इतना या X01 ये निकाले जाते हैं। किससे? शॉर्ट सीरीज से। और बात को सुनिए, कॉपर लॉस से। शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपको बोलता है कहां परफॉर्म करते हैं, तो देखिएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए जो वाइंडिंग होता है वो हमेशा HV साइड होता है, हाई वोल्टेज साइड, जबकि LV साइड के वाइंडिंग को अपन क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट करते हैं। क्या करते हैं? LV साइड का। तो प्रश्न यहां पर यह भी पूछता है कि शॉर्ट किसको करते हैं और परफॉर्मेंस टेस्ट किसे कहते हैं। तो याद रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, ये टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है वो कहां होता है? हमेशा HV साइड। अच्छा, HV साइड होने की क्या रीजन है? आपको पता होना चाहिए HV साइड ही क्यों होता है। HV साइड आपको पता है कि इस ट्रांसफार्मर जब शॉर्ट करेंगे तो इसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं। किससे? ऑटो ट्रांसफार्मर से। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर से शॉर्ट करते हैं, यानी इधर शॉर्ट करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है? आपको पता है ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यहां बहुत कम वोल्टेज की जरूरत होती है। तो जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है तो बहुत कम वोल्टेज कितना चाहिए होता है? तो आपको पूछा जाता है कि बताइए प्राइमरी साइड वोल्टेज कितना चाहिए? सिर्फ 8 से 12% ऑफ फुल लोड वोल्टेज। फुल लोड वोल्टेज का सिर्फ 8 से 12% चाहिए। तो देखिए, एक शॉर्ट सर्किट वर्ड आया तो कितने प्रश्न आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, तो 8 से 12% ही वोल्टेज चाहिए। और जब भी आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा तो बहुत जरूरी है कि आपको ऑटो ट्रांसफार्मर आपके साथ उपलब्ध होनी चाहिए। कौन सी ट्रांसफार्मर? ऑटो ट्रांसफार्मर। शॉर्ट कहां करते हैं? हमेशा शॉर्ट किधर करते हैं? शॉर्ट सर्किट किधर करते हैं? LV साइड, लो वोल्टेज साइड शॉर्ट करते हैं। ओके, ये भी चीज हो गया। अच्छा, जब प्राइमरी साइड सिर्फ 8 से 12% ही वोल्टेज रह गया तो बताइए ऐसी स्थिति में आयरन लॉस नेग्लिजिबल होगा कि नहीं? बिल्कुल आयरन लॉस कम से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन लॉस डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज। आयरन लॉस डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज, डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज। देखिए, एक प्रश्न था पर हम इससे 10 प्रश्न निकालने की कोशिश करते हैं। एक प्रश्न था, 10 प्रश्न निकल जाएंगे क्योंकि वोल्टेज पर निर्भर करता है। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द HV साइड, जो HV साइड है, साइड इज अ स्मॉल फ्रैक्शन, है ना, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द रेटेड वोल्टेज, सो इट एंड इट्स फ्लक्स। ऑब्वियसली तो वोल्टेज क्या होगा? इसका बहुत कम हो जाता है। वोल्टेज इतना कम होने के कारण हम कहते हैं इसका जो कोर लॉस है वो कम, बहुत कम होगा। क्लियर रहेगा? सभी को क्लियर रहेगा? तो ये सारे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, सभी को ख्याल रहे इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अगला प्रश्न क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्लियर दिख रहा है ना? सभी को क्लियर दिख रहा है? रोहित बाबू 1 सेकंड पानी थोड़ा भर दियो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? कंपेयर टू द सेकेंडरी ऑफ लोडेड स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी हैज। क्या होता है प्राइमरी के अंदर? है ना, कंपेयर टू सेकेंडरी लोअर वोल्टेज एंड हायर करंट। कुछ बच्चों का कहना है लोअर वोल्टेज एंड हायर करंट।
इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब, चलिए बहुत बच्चे कह रहे हैं ए होगा एकदम। जब क्या कह रहा है, कंपेयर टू द सेकेंडरी ए लोडेड स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है। एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो लोडेड स्टेप अप है। एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो क्या है? लोडेड स्टेप अप है। ये देखना, ये देखना, एक लोडेड स्टेप अप है। तो स्टेप अप है, बहुत सारा टर्न होगा, बहुत सारा टर्न होगा, और ये लोडेड है कि नहीं सर? लोडेड है। अब सोचिए यहां पर द सेकेंडरी लोडेड, लोडेड, तो इसका मतलब ये वोल्टेज क्या है? V2 बड़ा है, और ये V1 वोल्टेज क्या है? छोटा है। ओके, लोअर स्टेप ट्रांसफार्मर द प्राइमरी हैज, प्राइमरी में क्या होगा सर? वोल्टेज कम होगा और धारा अधिक होगा। यही तो की स्थिति होगी एकदम। सो लोअर वोल्टेज एंड हायर करंट, लोअर वोल्टेज एंड हायर करंट, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब करें। ओके, सभी जितने जूनियर इंजीनियर वाले बच्चे हैं सभी को जुड़ना है। 299 वाले फास्ट रिवीजन बैच में, जब जिसमें दमदार सेशन कर रहे हैं, और आईटीआई वाले जितने बच्चे हैं उसको 199 वाले में जुड़ना है। फास्ट रिवीजन में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है इसके अंदर। इस प्रश्न का सही, अंडर द हैवी लोड ट्रांसफॉर्मर इफिशियंसी इज कंपैरेटिवली लो। हैवी लोड पर ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी जो होती है, कह रहा है कंपैरेटिवली लो हो जाता है, कम हो जाता है। आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या कारण है कि हैवी लोड पर कम हो जाता है? कॉपर लॉस है, सी। कुछ बच्चे कर ले कॉपर, बिल्कुल बच्चा आपको पता है जब लोड बढ़ेगा, लोड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा है? धारा है। कौन है? धारा है। लोड बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में आप बताएं, लोड बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा, तो पीसीयू लॉस क्या होगा? बढ़ जाएगा। कॉपर लॉस, क्योंकि ये धारा के समानुपाती होता है, तो कॉपर लॉस बढ़ जाएगा। इसका मतलब है एफिशिएंसी विल बी पुअर। एफिशिएंसी क्या होगा? पुअर। लॉस बढ़ने से एफिशिएंसी पुअर होता है, एकदम सही बात है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब करिए, क्या होगा इस प्रश्न? व्हेन ए 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट अ 50 हर्ट्ज, इसकी केवीए रेटिंग में क्या बदलाव होगा? ये जवाब करेंगे सभी। इसके केवीए रेटिंग में क्या बदलाव होगा? ये जवाब करेंगे सभी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, है ना? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या कह रहा है? एक 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज। अगर कोई 400 का था, अब वो कितनी हो गई? 50 हर्ट्ज की, तो इसकी रेटिंग कितने से गिर जाएगी? कोई कह रहे हैं बी होगा, कोई कह रहे हैं 1/8 होगा, 1/8 होगा। बिल्कुल, देखिए एक केवीए रेटिंग की बात अगर करते हैं, एक केवीए रेटिंग की अगर बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये वोल्टेज और धारा डिपेंडेंट है। अगर इसका वोल्टेज गिरने लगे तो इसकी रेटिंग भी गिरेगी उसी अनुपात से, है कि नहीं? गिरेगा। अगर, और आप देखिए, अगर एक ईएमएफ जो है ई, वो कहीं ना कहीं समानुपाती किसके होती है? फ्रीक्वेंसी की, 4.44, है कि नहीं? तो फ्रीक्वेंसी अगर गिरेगा तो उसका वोल्टेज गिरेगा, और वोल्टेज गिरेगा तो केवीए की रेटिंग गिरेगी। अब ये सब एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी कितना से गिर रहा है? यहाँ 400 से कहां पहुंच रहा है? 50 पहुंच रहा है, 1/8 हो जा रहा है। फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है? 1/8 हो जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी अगर 1/8 हो जा रहा है तो वोल्टेज 1/8 हो जाएगा। जब वोल्टेज 1/8 हो जाएगा तो इसकी केवीए रेटिंग भी 1/8 हो जाएगा। इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात एकदम नहीं है। ये सारी चीज आप सबको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, कोई बच्चा ये बताएगा 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर हम क्या ऑपरेट कराते हैं? जैसे कि आप लोग ने सुना होगा एयरक्राफ्ट के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर में। इससे इससे साइज ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर का साइज ऑफ ट्रांसफार्मर कौन बताएगा? हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने से ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ जाता है या घट जाता है?
कौन बताएगा? इंक्रीज और डिक्रीज। हाई ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी पर साइज ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, बिल्कुल डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये सभी चीज पता होना चाहिए। इसीलिए हम छोटे साइज का ट्रांसफार्मर एक एयरक्राफ्ट पे लेके जाते हैं ताकि वो भारी भरकम बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर ना हो जाए। उसका साइज छोटा करना है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, ट्रांसफार्मर का कोर का साइज क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, जिसको आराम से लेके उड़ने में सुविधा होगी। क्लियर? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे सभी। इस प्रश्न का सही वन शॉट्स जितना होगा हमारा, उसके अंदर क्या होगा, हम चैप्टर वाइज टॉपिक को खल्लास करेंगे। जैसे ट्रांसफार्मर करेंगे, मोटर करेंगे, जनरेटर करेंगे, है ना, पीएमएमसी करेंगे, टॉपिक वाइज चीजों को खत्म कर देंगे। व्हिच ऑफ द प्राइमरी ट्रांसफार्मर whose primary and secondary is connected to each other electrically, है ना, ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है? इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी आर कनेक्टेड टू ईच अदर इलेक्ट्रिकली। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो? हर बच्चा को पता होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो सही जवाब नहीं करेगा, सबको पता होगा दिस इज ऑटो ट्रांसफार्मर। अच्छा, ऑटो ट्रांसफार्मर जब वर्ड आ गया तो क्यों ना दो चार बात इससे सीख लिया जाए। ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर सिंगल वाइंडिंग होती है। क्या होती है? सिंगल वाइंडिंग होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी बहुत ही स्ट्रॉन्गर होती है क्योंकि इसके अंदर कंडक्टिव के साथ साथ, है ना, इंडक्टिव कपलिंग भी होता है। इंडक्टिव कपलिंग भी होता है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? बहुत उच्च होती है। सो सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का भी सही जवाब करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे रोहित। इसका मोनेटाइजेशन ऑन तो नहीं है ना? हाँ, ऑफ कर देना है, ऑफ करना है एकदम, कोई इंटरप्शन नहीं आना चाहिए बच्चों की क्लास के दौरान। मेजरमेंट भी हो जाएगा, मेजरमेंट भी लास्ट कगार पे है, आखिरी एंड की कगार पे है, मेजरमेंट भी कर देंगे उसको खत्म खल्लास। क्या कह रहा है? एक सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है, 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज का 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर हैज हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग। ओके, वाइंडिंग जिसमें आपको दिया हुआ है इतना एंड इतना, 2200 बटा 220 वोल्ट। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे, क्या होगा, है ना? ओके, चलिए, तो 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज इतना दिया हुआ है, ठीक है, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है E2/E1। चलिए सर, कितना है? E2 कितना है? 200 है। E1 कितना है? 2200 है ना? कितना है? 2200 है। तो आइए करिए इसको 20 इससे खलास करिए, 11 दूनी 22, 1/11 होगा। क्या होगा? 1 बटा, अच्छा 220 है यहाँ पे, सॉरी 220 दिया हुआ है, सॉरी आई, तो 220 दिया हुआ है, तो 220 बटा 2200, है ना, सीधे 1 0 काटेंगे, 1/10 क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। तो करेक्ट जवाब बी में से होगा। करेक्ट जवाब क्या होगा इसमें से? बी होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इस प्रश्न का सही जवाब करिए। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। which is to be the short circuited on performing short circuit test on transformer। शॉर्ट सर्किट टेस्ट को लेके कह रहा है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट अभी जस्ट पढ़ा है हमने, अब उसी से सब प्रश्न बनने लगेगा। which is to be short circuit test on performing short circuit test on a transformer। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहां परफॉर्म किया जाता है? which is to be short circuit test circuited on performing short circuit test of, किसको शॉर्ट किया जाता है? अब ये प्रश्न बड़ा शानदार है ना? अब देखिए ये प्रश्न जो है अच्छा है। अब आपको लगता है कि किसको, बहुत को परफॉर्मेंस टेस्ट करना,
और शॉर्ट किधर होना, दोनों अलग बात है। यहां पर बच्चे घूम जाते हैं, बहुत बच्चे घूम जाते हैं। तो एक चीज समझिएगा, शॉर्ट सर्किट कहां करते हैं, जहां पर लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है। और शॉर्ट सर्किट की परफॉर्मेंस टेस्ट जो होती है, शॉर्ट सर्किट की जो परफॉर्मेंस टेस्ट होती है वो कहां पर होती है, वो होती है ये एच वी साइड। क्या होता है, एच वी साइड। तो ये ध्यान रखना। तो यहां पूछा है आपसे, बोलता है परफॉर्मेंस टेस्ट शॉर्ट सर्किट का कहां होता है, वो होता है एच वी साइड। लेकिन शॉर्ट किधर किया जाता है, दिस इज एल वी साइड। सो करेक्ट जवाब इज ए। करेक्ट जवाब क्या होगा, ए होगा सभी का। क्लियर है। तो यहां बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आई होप से क्लियर होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ प्राइमरी वाइंडिंग विल बी डाइस बट अपोज टू द अप्लाइड वोल्टेज। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा गलत कर पाएगा, सब सही करेगा, सब के सब क्या करेंगे, सही करेंगे। क्या होगा इसका सर, ओके। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा, बोलिए। डी 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 डी। अरे क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का बोला मैग्नीट्यूड है ना, और इन द प्राइमरी वाइंडिंग विल बी डैश बट अपोजिट टू दो दिस, ऑलमोस्ट इक्वल। लगभग क्या होता है, इक्वल। कौन किसके, अगर ये V1 है तो उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है ईएमएफ जैसे E1, वो लगभग लगभग इक्वल एंड अपोजिट होता है। क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट। कहां देखना है इस चीज को, यहां देखिए, कहां देखना है, यहां देखिए ना। सब तो यहां पे हम करवेबे किए हैं, सब चीज तो अपन करवेबे किए हैं। क्या बच गया है, कुछ नहीं बचा है सर, कुछ नहीं बचा है। आइए आइए, अब देखिए एक ट्रांसफार्मर है, इसका जो है अप्लाइड वोल्टेज V1 है, अप्लाइड वोल्टेज V1 है। तो इसको काउंटर कौन करता है, सर इसको जो काउंटर करता है यहां से, ये भी इधर प्लस माइनस दिया, इसको काउंटर किया, वो क्या है, E1। क्या है, इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो ये इसका विरोध करता हमेशा, और इसका मैग्नीट्यूड वाइज ऑलवेज V1 इज नियर क्लोज टू E1 होता है। क्या होता है, E1 होता है। आप इसको इसे E1 दिखा दीजिए। क्लियर। सो क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, इस प्रश्न का सही जवाब करिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब करिए, क्या कह रहा है। इनपुट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल स्क्वायर वेव। अगर किसी ट्रांसफॉर्मर को इनपुट आप क्या दोगे, स्क्वायर वेव के फॉर्म में दोगे। एक ट्रांसफॉर्मर का इनपुट कैसे दोगे, स्क्वायर वेव के टर्म में अगर दोगे तो क्या होगा, स्क्वायर वेव के टर्म में इनपुट दोगे तो क्या होगा, ये लो स्क्वायर वेव है, क्या होगा ऐसे कंडीशन में, प्लस माइनस प्लस, है ना। तो क्या होगा, बी होगा, है ना, स्क्वायर वेव हो जाएगा। इनपुट देंगे तो आउटपुट में क्या होगा, पल्स वेव मिलता है। क्या मिलता है, आउटपुट में पल्सेटिंग वेव मिलते हैं। क्या मिलेगा आउटपुट में, पल्स वेव मिलेगा, है ना। क्लियर क्लियर क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न स्क्रीन पर, अगला प्रश्न। पार्ट बी पास होगा देन पार्ट ए की मेरिट बनेगी। एकदम सही बात है, पार्ट ए जब तक क्लियर नहीं होगा पार्ट बी से मेरिट नहीं बनेगा। और ध्यान रखना है, जिनका पार्ट बी अच्छा होगा तो उसको क्वालिफाई कर लेना है। पार्ट बी में अगर कोई 30 नंबर भी लाता है तो क्वालिफाई हो जाएगा, उसका पार्ट ए फिर चेक होगा। तो मिनिमम नंबर 27 चाहिए ना, जरूरी नहीं है 75 में 75 लाना है। पार्ट बी में आप 30 नंबर भी लाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। 27 मिनिमम चाहिए। एक स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज डाइस,
स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज इंक्रीज करता है। ऐसे प्रश्न में क्या ही रुकना है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब क्या कह रहा है, एक दिन ध्यान रखना, यही सेशन अब जो शाम का यही सेशन फिक्स रहेगा, वन शॉर्ट्स में शाम का सेशन चलता रहेगा, वन शॉर्ट्स में क्या होगा, इवनिंग में सेशन चलता रहेगा। अब कह रहा है मंडे से, है ना, ध्यान रखना, कल तो सब कोई मैच देखेगा, कल हर कोई मुझे लगता है फाइनल मैच देखेगा, उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर सुबह मैच रहा, सुबह तो नहीं होगा और मोस्ट ऑफ द दिन के बाद ही रहेगा, तो कल मॉर्निंग में थोड़ा बहुत क्लास रहेगा, कल भर बकस दो, है ना, फिर परसों से एकदम चलेगा बैक टू बैक, है ना। क्या कह रहा है, एक 10 kVA आउटपुट ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो है इतना। इस प्रश्न का क्या है, टर्न रेशियो कितना है जी, इतना है, बहुत मोटा है ना। क्या है टर्न रेशियो, क्या है जी, टर्न रेशियो 0.4, फाइंड द पावर पूछ रहा है, और इंडक्टिव पावर कैसा पूछ रहा है, ट्रांसफर इंडक्टिव पावर पूछ रहा है, और केवीए रेटिंग कितना है, बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। अगर आपने मेहनत किया है, अच्छे लेवल से पढ़े हैं, तो ये सब प्रश्न एकदम महत्वपूर्ण है और हो जाना चाहिए, है ना, बहुत बढ़िया से। ठीक है सभी बच्चे, बिल्कुल मॉर्निंग में कर लेंगे, कल मॉर्निंग में कर लेंगे, फटाफट जवाब करेंगे इस प्रश्न का। फास्ट डिवीजन में एकदम क्या होगा, कुछ कह रहे बी होगा, कुछ कह रहे 10 के भी। देखिए एक जब ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, देखिए प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न अगर समझ में आ जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। एक जब ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ना, तो ये दो भागों में बढ़ते हैं, एक होता है कॉमन वाइंडिंग से, तो ये होता है सेकेंडरी, और कोई होता है प्राइमरी, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, तो ये है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यहां से समझिए क्या बोल रहा है, टर्न्स रेशियो इसका जो है, टर्न्स रेशियो जिसको के इसमें बोलते हैं, वो है 0.4 होता है ना, यहां पर दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि केवीए रेटिंग इस ट्रांसफार्मर की है 10 केवीए, इसकी ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग कितनी है, 10 ऑटो ट्रांसफर इतना। फाइंड पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली, क्या बोला है, इंडक्टिवली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, पावर ट्रांसफार्मर इंडक्टिवली, इंडक्टिव पावर ट्रांसफार्मर का क्या होता है फॉर्मूला, सर 1 - के इंटू केवीए इनपुट, एक तो फॉर्मूला ये होता है। और इस बात ये भी ध्यान रखने, कोई बालक अगर ऐसा है जिनको नहीं पता, अगर मान लो कंडक्टिव पूछ लेता, तो पावर, कंडक्टिव पावर कैसे ट्रांसफर होता है एक ऑटो ट्रांसफार्मर में, के इंटू केवीए इनपुट, के इंटू केवीए इनपुट, ये होता है इंडक्टिव पावर ट्रांसफर एक केवीए रेटिंग में। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है, कल कर्म हो जाएगा ना क्लियर। तो बताइए 1 - के का मान 0.4, और केवीए इनपुट कितना है, एक ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग कितनी है, 10 केवीए की है, कितनी है, 10 केवीए का। क्लियर हो जाएगा कि नहीं, अच्छा ऑटो ट्रांसफार्मर भूल गया, क्लियर है। तो अब बताइए 1 - के, तो 0.6 हो जाएगा, और ये 10 के साथ गुना हो जाएगा केवीए रेटिंग के साथ, तो क्या दे देगा, 6 के, क्या दे देगा, 6 केवीए रेटिंग की कौन सी पावर रेटिंग होगी, पावर इंडक्टिव पावर, इंडक्टिव पावर। अब यहां पे समझिए, इस सिस्टम के अंदर कुछ पावर है जो डायरेक्ट कॉमन पावर ट्रांसफर हो रहा है, ये तो कॉमन पावर है जो ट्रांसफर हो रहा है, इसको बोलते हैं पावर कंडक्टिव, जो डायरेक्ट कनेक्शन से पावर डिलीवर हो रहा है कंडक्टिव। लेकिन कुछ पावर ऐसे भी हैं जो यहां की पावर यहां डिलीवर हो रहा है, इसको बोलते हैं आपको पावर इंडक्टिव, क्या बोलेंगे, इंडक्टिव। तो दो तरीके के पावर हैं जो डिलीवर हो रहा है, एक इंडक्शन के थ्रू, एक कंडक्शन के थ्रू। तो कंडक्टिव पूछा, इंडक्टिव पूछा, तो 6 केवीए निकाल दिया। क्लियर रहेगा, सभी को क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न, तो क्या होगा इसका सही जवाब, 6 केवीए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न, मैक्सिमम एफिशिएंसी विल अकर व्हेन कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। अब इस प्रश्न को देखने वाली तो बात ही नहीं है, कोई बच्चा इस प्रश्न को क्या ही देखेगा, है ना, गोली की रफ्तार से बस उड़ा देगा। दोनों क्या होना चाहिए, बराबर हो, तो आयरन लॉस कॉपर लॉस। अब बहुत बार आपको मैं बताऊं, बहुत बार आपको एग्जाम में क्या पूछता है कि कौन किसके बराबर होता है। अच्छा इसमें बताइए दोनों में सही कौन है, पीसीयू बराबर पी आयरन लॉस, या फिर पी आयरन लॉस बराबर पीसीयू, कौन सा सही है। आपको आप तो कहोगे कि अच्छा
एक में मतलब एक सही है, दूसरा मतलब दूसरा ही सही है, और एक वर्ड में तीसरा लिखता हूं, टाइप करिए कि दोनों ही सही है, दोनों सही है। कौन बच्चा इसका सही जवाब है? फंस जाएगा बहुत बच्चा, इसकी गारंटी है, इस प्रश्न में बहुत बच्चा फंस जाएगा। मैं कहूं कि पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों ही सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आज मैं चेक करता हूं। एक आपको टाइप करना है 1 2 3, सभी बच्चे में आपको सिर्फ टाइप करना है। देखता हूं आज कमाल क्या होता है। आप या तो 1 टाइप करिए, या 2 टाइप करिए, या 3 टाइप करिए। इन तीनों में कोई एक टाइप करिए, पता चल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 2 होगा। अब देखिए देखिए, न जाने हजारों बार, सैकड़ों बार आपने इस चीज को देखा होगा, लेकिन उनमें भी अगर घुमा के पूछा जाए तो गलती करने वालों की कमी नहीं है। यही तो है कंसेप्ट, और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि आप कंसेप्ट को फोकस करिए, क्योंकि घुमाने के वाले कितना भी घुमा सकते हैं आपको। तो कह रहा 1 2 1 2, कोई तीनों बोल रहा है कि दोनों सही है, कोई तीनों कह रहा है ना। हमेशा ध्यान रखना, अगर इफिशियंसी मैक्सिमम होगा, है ना, मैक्सिमम इफिशियंसी पर हमेशा जो आपका सिस्टम है कॉपर लॉस, हमेशा कॉपर लॉस को किसके बराबर होना पड़ेगा? आपके आयरन लॉस के बराबर। इस कॉपर को हमेशा आयरन के बराबर होना पड़ेगा, चाहे आपके सिस्टम में कॉपर लॉस कितना भी ज्यादा था, कितना भी कम था, कॉपर लॉस को हमेशा आयरन लॉस के बराबर होना पड़ेगा। किसको? कॉपर लॉस को हमेशा आयरन लॉस के बराबर होना पड़ेगा, तभी सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम। अब इस प्रश्न को जस्टिफाई करने के लिए, यानी कॉपर लॉस हमेशा आयरन लॉस के बराबर अगर होता है, तो ये सबसे सुटेबल आंसर है, ये सबसे सुटेबल आंसर है बच्चा। ऐसा अब नहीं है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन हमारे लिए मोर सुटेबल अगर दोनों प्रश्न आ जाए, ऐसा पूछा हुआ एग्जाम में, तो ये सुटेबल आंसर है। चाहे आपका कॉपर लॉस 800 वाट है और आयरन लॉस कितना है? 400 वाट, तो बोलेगा मैक्सिमम एफिशिएंसी किस पर होगा? तो आयरन जब 800 है ना, तो उसको भी 400 कर दीजिए, तभी आयरन आप कितना भी भागते रहो, कॉपर बेचारा स्थिर है, कि आप ज्यादा हो तो कम हो जाओ, कम हो तो बढ़ने की जरूरत है, तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा। तो कॉपर लॉस अस्थिर, आयरन कितना भी है, सॉरी आयरन लॉस कांस्टेंट, और कॉपर कितना भी है उसको बदल के वहीं पर आना पड़ता है, तभी तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। क्लियर है? अब इस प्रश्न को मैं एक तरीके से समझाता हूं। कई बार आपको कहेगा एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्या पूछेगा आपसे? एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर आपको कहेगा कॉपर लॉस पीसीयू 600 वाट है, ध्यान से समझिएगा, और आयरन लॉस कहेगा, आयरन लॉस कितना है? 400 वाट है, कितना है? 400 वाट। तो बताइए इस सिस्टम की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी? इस सिस्टम की मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगी वो टोटल कितना लॉस होगा, पी टोटल कितना होगा? तो अब समझो, पी टोटल होने के लिए इस कॉपर लॉस को, इस भले ही ट्रांसफार्मर में अभी ओवरलोड है, कॉपर लॉस बढ़ गया है, लेकिन अगर इस मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो इसको घटकर कहां आना होगा? इसको घटकर आना होगा, ध्यान से, इसको घटकर आना होगा 400 के करीब। कितना होगा? 400। तब आयरन लॉस कॉपर लॉस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हमेशा आयरन लॉस तो 400 है, तो कॉपर लॉस को कितना होना पड़ेगा? सर ये इसको होना पड़ेगा आयरन लॉस के बराबर, आयरन लॉस के बराबर, और आयरन लॉस है 400। तो इसका मतलब है टोटल पावर आपको जो है 400। अब क्या हो गया? आयरन लॉस और 400 पी कॉपर लॉस, तो 400 प्लस 400 टोटल कितना हो गया? 800 वाट टोटल लॉस हो गया। क्लियर रहेगा कि नहीं? ये प्रश्न क्लियर रहेगा एकदम। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना है कि एक ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल पे तो होता है, लेकिन कॉपर को हमेशा आयरन के बराबर रहना पड़ेगा, तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, और तभी आपका सिस्टम प्रॉपर वे में मैक्सिमम एफिशिएंसी परफॉर्म करेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का सही जवाब करिए। क्या कह रहा है? द ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ एन नो लोड ट्रांसफार्मर, द ओवरऑल
पावर फैक्टर एट ऑन लोड, नो लोड नहीं। देखो ऑन को बहुत बार नो भी दिख जाता है, लगता है कि हर बार में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं नो लोड और गलत जवाब कर देते हैं, तो इनसे बचिएगा थोड़ा सा। ऑन बोला है, ऑन लोड बोला है, ना कि नो लोड बोला है। तो ऑन लोड हमेशा क्या होता है, ऑन लोड में पावर फैक्टर डिपेंड ऑन पावर फैक्टर, किस पर निर्भर करता है, पावर फैक्टर। अब दूसरा प्रश्न मैं यहीं से पूछ रहा हूं, अगर यही पूछ देता एट नो लोड, एक ट्रांसफार्मर का नो लोड पर, एट नो लोड, क्या एट नो लोड, एट नो लोड, एक ट्रांसफार्मर का एट नो लोड, बताइए पावर फैक्टर cos फाइव। एट नो लोड पावर फैक्टर क्या होता है, कोई बताएगा? अगर लोडे न लगा हो तो कौन बताएगा इसका पावर फैक्टर क्या होता है? गलत कराना शुरू कर दिया है। देखो कोई कहता है लैगिंग पावर, एग्जैक्ट वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है या नियर बाय वैल्यू होता है, क्या होगा इसका सही जवाब? कौन बच्चा बताएगा? सर जब नो लोड पावर फैक्टर होता, आपको पता है नो लोड पर आपका फेजर डायग्राम कहां बना था? आपको पता होना चाहिए, आपका फेजर डायग्राम यहां बना था नो लोड करंट पर, और ये आपका V1 है। इसके तौर पर फेज एंगल लगभग 70 से 75 डिग्री बना था, तो 70 से 75 डिग्री का फेज एंगल लगभग 0.2 से 0.3 के बीच होता है। तो नो लोड पावर फैक्टर एक सिस्टम का 0.3 से लेकर 0.2 से लेकर 0.3 के बीच होता है। और आपसे एग्जाम में यह भी पूछ लेता है नो लोड की स्थिति में तो 70 से 75 डिग्री तक फेज एंगल होता है। ये सभी चीजों को एकदम रिमाइंड करेंगे, हाँ आपका एग्जाम में किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी को बोलते हैं वेरी पुअर पावर फैक्टर, क्योंकि एक के पास होगा तो बढ़िया होगा, और 0.23 जो होता है नो लोड है, ये तो पुअर पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट। इंडक्शन मोटर पे ही नो लोड में पावर फैक्टर उसका भी पुअर होता है, ये भी ध्यान रखना है, इंडक्शन मोटर का भी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब एकदम धुआंधार तरीके से बैटिंग करते हुए, धुआंधार तरीके से बैटिंग करेंगे सभी बालक, धुआंधार तरीके से बैटिंग करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का कह रहा डी होगा सर, डी होगा। ए ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या है? डी, स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑफ ए एसी वोल्टेज एंड करंट। अच्छा ऊपर वाले में ऐसा क्या है? चेंजेज एसी टू डीसी नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, डीसी टू एसी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी डीसी वोल्टेज, एकदम डीसी तो एकदम नहीं होगा, तो सही जवाब तो हमारा डी ही है, करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे क्या होगा? क्या कह रहा है आपके लिए? कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है? एकदम सिंपल चीज है ना सर? कह रहा है, कौन कह रहा है? डी जी, है ना, टेप चेंजर ट्रांसफार्मर के पार्ट का हिस्सा नहीं है। कौन लिखा है? डी। मोस्टली बच्चा ये कह रहा है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर एक्चुअली है क्या? यह डीसी मशीन में यूज होने वाला एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, एसी को, या क्या काम करता है, एसी को डीसी में बदलता है, और जब डीसी इसको मिले तो उसको एसी में बदलता है। यही है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर आपसे पूछता है एक कम्यूटेटर किस चीज का बना होता है? एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा कम्यूटेटर इज मेड ऑफ, कम्यूटेटर इज मेड ऑफ, कौन बताएगा? कम्यूटेटर इज मेड ऑफ, कम्यूटेटर किसका बना होता है? कौन बालक है जो सही जवाब देगा? है ना, मैकेनिकल रेक्टिफायर और इन्वर्टर तो ठीक है, बिल्कुल हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। इट इज मेड ऑफ, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, मेड ऑफ हार्ड ड्रॉन कॉपर, है ना, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। क्लियर रहेगा ना? एकदम क्लियर रहेगा। जब ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो बिल्कुल इसको रेक्टिफायर बोलेंगे, लेकिन मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे? मैकेनिकल
रेक्टिफायर बोलेंगे। और जब डीसी को एसी में बदलेगा तब ये, चूंकि यहां तो डायोड वाइड लगा नहीं, तो मैकेनिकली इन्वर्टर बोलेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। द हीट जनरेटेड इन द ट्रांसफॉर्मर इज डिसिपेटेड मेनली बाय। एक ट्रांसफॉर्मर में ऑब्वियसली चूंकि इतनी ज्यादा धारा फ्लो करता है तो हीट तो जनरेटेड होगा। तो ट्रांसफर जो होता है या डिसिपेट जो होता है, ये हीट मेनली कैसे डिसिपेट होता है, ये हीट जो है मुख्यतः ये हीट कैसे डिसिपेट होता है, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। मुख्यतः ये हीट कैसे डिसिपेट होता है। द हीट जनरेटेड इन द ट्रांसफॉर्मर इज डिसिपेटेड मेनली, कैसे डिसिपेट होता है, कुछ बालक का कहना है डी होगा सर, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन होगा। ऑल ऑफ द एबव, कंडक्शन भी होता है ना, रेडिएशन भी होता है और कन्वेक्शन भी होता है। अच्छा, क्या कमाल का बात है ना, क्या कमाल का बात है बच्चा, ओहो थैंक यू, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा पीते पीते थक जाएंगे हम। ओके, चलिए चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब देखिए बच्चा क्या कह रहा है। अब कोई कह रहा है कि कंडक्शन कन्वेक्शन, कोई कह रहा सभ्य हो जाएगा, कैसे हो जाएगा जी? कंडक्शन कन्वेंशन, कोई कह रहा सबसे, तो यहां मेनली वर्ड यूज किया है, क्या मेनली। तो अब सोचो, अगर कोई ट्रांसफॉर्मर है और कोई भी ट्रांसफॉर्मर है, ऐसे झट 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 बना दे रहे हैं, कोई भी ट्रांसफॉर्मर है, ये पूरा ट्रांसफॉर्मर है, इसके अंदर जो है हीट ट्रांसफर जो होगा वो किस आधार पे हो जा रहा है सर, हीट ट्रांसफर किस आधार पे हो रहा है। तो हीट जो है मुख्यतः इसके आपके रेडिएटर्स होते हैं, है ना, रेडिएटर्स होते हैं, रेडिएटर्स होते हैं, वही ना मुख्यतः हीट ट्रांसफर करता है। तो रेडिएटर जो लगे होते हैं, जैसे रेडिएटर लगा हुआ है, रेडिएटर, तो ये बताओ ये जो हीट है एयर के थ्रू ही ना पास होगा, ये एयर से ही ना हीट रिलीज होगा, एयर के थ्रू हीट क्या होगा, पास हो जाएगा, है ना। और बॉडी से भी एयर से ही संपर्क में रहेगा, तो एयर के थ्रू ही मोस्टली ना पास होता है। कंडक्शन ऐसा थोड़ा ना है इसको कुछ बाहर से चीजों को ऐड करते हैं, नहीं करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस जो है यहां पर आपका कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, संवहन, कंडक्शन नहीं। कंडक्शन से कहां पास होता है, किधर लेके जाते हैं, हाँ ये कह सकते हो उसी के बॉडी में रहता है थोड़ा बहुत, तो मेनली वर्ड किया है। मुख्य रूप से कौन होता है, कन्वेक्शन होता है, मुख्य रूप से हवा में ये पास हो जाता है और यही हवा में रिलीज होता है। जैसे संवहन का सबसे बढ़िया उदाहरण कन्वेंशन में आपके घरों का वेंटिलेटर है। आपके घरों में वेंटिलेटर और खिड़की क्यों दी जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपके घरों में जो है वेंटिलेटर और खिड़की क्यों दी जाती है। इसके पीछे का लॉजिक तो यही है, इसके पीछे का लॉजिक तो यही है कि सर खिड़की देने से और यहां वेंटिलेटर होने से ये होता है कि जो आपके घर में गर्म हवा होता है वो कहां से निकलता है, वेंटिलेटर से होके निकल जाता है। तो जो गर्म हवा होता है वो गर्म हवा कहां से निकलता है, वेंटिलेटर से। और जो ठंडा हवा होता है वो थोड़ा भारी होता है, तो ठंडा हवा कहां से एंट्री मारता है, ठंडा हवा। इसीलिए इंसान को, मान लो यहाँ दीपक, राहुल, पप्पू कोई भी है डांस कर रहा है, तो ठंडा हवा कहां से मिलेगा, खिड़की से। यहाँ पर कूल एयर, क्या मिलता है, कूल एयर। तो हवा का एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होना भी प्रक्रिया भी क्या है, हमारा संवहन प्रक्रिया कन्वेंशन है। और ये हीट रेडिएटर के थ्रू या बॉडी से ऐसे ही एयर से पास ठंडा हो जाता है। तो सारा मुख्य मेन पर्पस जो है कन्वेक्शन का ही है, क्या है, कन्वेक्शन का ही है। ऑयल में भी हीट ऑब्जर्व होता है, लेकिन ओवरऑल वो हीट तो बॉडी के अंदर ही है ना, पास कैसे होगा, है ना, पास कैसे होगा, वो सब तो ट्रांसफार्मर का बॉडी के अंदर ही हो गया, हीट ऑब्जर्व कर रहा है ना, लेकिन वो पास कैसे होगा। ओके सर, सीबीटी में रेलवे में कुछ उल्टा सीधा पूछ लेता है सर, फैक्चुअल डाटा वाला, और उसको करके टैकल करे सर। एकदम होगा बच्चा, एकदम टेंशन फ्री रहे, रेलवे कुछ भी पूछे सबके लिए हम लोग तैयार हैं।
रेलवे का पीवाईक्यू नहीं कराए हैं क्या? रेलवे का पीवाईक्यू ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं। बताइए कहां से कौन सा दिक्कत है? रेलवे का थ्योरेटिकल डाटा होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, बड़ी आसान होता है। अगर आप आईटीआई का लेवल का भी थ्योरेटिकल मैक्सिमम कर लेंगे ना, तो आप 60% क्वेश्चन जेई का बना देंगे। ध्यान रखना, क्योंकि टेक्निकल में जो है बहुत कम चीजें होती है। सर आईटीआई का कौन सा बैच लें? एकदम फाउंडेशन बैच ले लीजिए, बेसिक फाउंडेशन है। आईटीआई वाले बेसिक फाउंडेशन बैच ले लेंगे। आईटीआई वाले क्या करेंगे? बेसिक फाउंडेशन। और जो जेई एसएससी जेई में भी तैयारी कर रहे हैं, वो एसएससी जेई का जेई फाउंडेशन ले लेगा। ये दोनों बैच अनाउंस हो चुका है अपने पास, है ना? दोनों बैच अनाउंस है। तो फेराडेज लॉ ऑफ किसमें ट्रांसफर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना? फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, एक बात और समझिए, फेराडेज के दो नियम। फेराडेज के कितने नियम? दो नियम। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है और सेकेंड लॉ क्या कहता है, आपको इसकी भी जानकारी होना चाहिए। फेराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर रिलेटिव मोशन होता है, अगर क्या होता है सर? रिलेटिव मोशन होता है किसके किसके बीच? एक कंडक्टर मतलब तार के बीच प्लस आपके क्या फील्ड के बीच। किसके बीच? फील्ड के बीच। तो इन दोनों के कारण आपके सिस्टम में उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ। क्या होगा? ईएमएफ। ये बस इतना कहता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इतना ही कहता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपके रिलेटिव मोशन, यानी एक जनरेटर में जैसे या कहीं भी आपका क्या होगा? अगर फील्ड होगा और क्या होगा? फील्ड होगा और मोशन होंगे कंडक्टर में, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। लेकिन फेराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर किसी सिस्टम में ये दोनों चीज है, तो वोल्टेज जो उत्पन्न होगा माइनस एन डी फाई बाय डी टी के रूप में होगा। इसका मतलब है कहीं भी फील्ड का जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, जैसे ट्रांसफार्मर नहीं, तो कितना मात्रा में वोल्टेज उत्पन्न होगा, वो वहां पे टर्नों की संख्या और उसका फ्लक्स रेट चेंज पर यूनिट टाइम जो है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब इक्वल। क्या चीज इक्वल है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड एज अ पैरेलल व्हेन देयर वोल्टेज आर इक्वल। इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कितने बच्चे ये बोलेंगे, कितने बच्चे ये बताएंगे, क्या दोनों का पावर रेटिंग, एक दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो है पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है। अगर दो ट्रांसफार्मर है T1 T2, तो दोनों का वोल्टेज कह रहा है सेम होगा। तो एक बार एग्जाम में ये भी पूछा है, क्या दोनों का पावर भी सेम होना जरूरी है? कोई एग्जाम में पूछा है तो बताएं बच्चा, अगर आपको पता है तो क्या दोनों के ट्रांसफार्मर की शक्ति भी बराबर होना जरूरी है पैरेलल के लिए? पैरेलल के लिए कौन बताएगा? क्या दोनों की शक्ति बराबर होना जरूरी है? कौन बताएगा? अरे वोल्टेज बराबर होना एकदम तय है, लेकिन क्या दोनों का पावर होना जरूरी है? दोनों का जो शक्ति है, एस एपरेंस पावर है, क्या ये दोनों बराबर होना जरूरी है? दोनों ट्रांसफार्मर का S1 S2 क्या बराबर होना जरूरी है? कमेंट करिए यस या नो, यस या नो। जो कोई कह रहा है नो, कसीम कह रहा है नो होगा, सौम्या कह रहा है जी यस सर, कोई कह रहा है नो, एकदम नो, बिल्कुल सही बात है। पावर रेटिंग बराबर होना जरूरी नहीं है। पावर रेटिंग बराबर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई ट्रांसफार्मर हो सकता है कि 25 केवीए का हो, और कोई ट्रांसफार्मर हो सकता है कि कोई ट्रांसफार्मर हो सकता है कि 100 केवीए का हो। तो पावर रेटिंग में बी डिफरेंट, पावर रेटिंग में बी डिफरेंट, बट वोल्टेज शुड बी सेम। अगर ये 400 केवी का है, 400 केवी का है, तो इसको भी 400 केवी का होना चाहिए फॉर पैरेलल ऑपरेशन। क्लियर है? अब क्लियर है सभी बच्चों को? A to Z चीजों को घुमा के रख देंगे, लेकिन आपको लगातार बने रहना पड़ेगा। क्लियर है? एकदम सही है, वोल्टेज शुड बी सेम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
ट्रांसफॉर्मर कूलिंग एंड इंसुलेशन ऑयल मस्ट बी ऑफ। एक ट्रांसफार्मर की कूलिंग और इंसुलेशन ऑयल मस्ट बी ऑफ, क्या होना चाहिए? एक ट्रांसफार्मर की कूलिंग और इंसुलेशन मस्ट बी क्या होना चाहिए? इसकी तो एक तो देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? शुड बी हाई, बहुत उच्च होना चाहिए। मतलब दो तार नजदीक भी हो तो स्पार्क ना कर पाए, तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत उच्च होना चाहिए। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इसमें लिया ही नहीं है ऑप्शन में, तब क्या करें? तो है दूसरा पॉइंट हमारे लिए, वो है लो विस्कोसिटी। दूसरा पॉइंट हमारे लिए क्या है? लो विस्कोसिटी। लो विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कस फोर्स आपने साइंस के अंदर विस्कस फोर्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी मैं बताता हूं। एक बाल्टी पानी में, एक बाल्टी के अंदर जो पानी होता है, अब विस्कस फोर्स को बड़ा बढ़िया से समझना है। अगर बाल्टी होता तो और बढ़िया होता। एक बाल्टी के अंदर अगर पानी है तो देखिए जिसका विस्कस फोर्स जितना ज्यादा होगा वो उतना लद्दापन होगा। लद्दापन मतलब क्या होता है यार? टाइट होगा। ऐसे घुमाएंगे ना तो एक लेयर एयर के, एक पानी के एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच घर्षण जो होगा वो ज्यादा होगा, अपोजिशन ज्यादा होगा। तो हाई विस्कस में क्या होता है? विस्कस फोर्स ज्यादा होता है, यानी गाढ़ा इक्विपमेंट होंगे, लिक्विड जो होगा गाढ़ा होगा। और लो विस्कस में क्या होता है? पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है, उसको बोलते हैं लो विस्कस। तो विस्कोसिटी से विस्कस फोर्स भी बनता है, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। विस्कोसिटी से विस्कस फोर्स भी बनता है, तो लो विस्कस चाहिए। ओके, टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, बिल्कुल फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, क्लियर, वो कम होनी चाहिए। क्लियर, चलिए तो करेक्ट जवाब क्या है हमारा? ए आपका करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किधर चला गया मेरा चाय? आओ, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। द नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज, द नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज। एक ट्रांसफार्मर में अगर नो लोड हो तो करंट जो होता है वो कैसा होता है? वो करंट कैसा होता है? साइनसोइडल नहीं होता है। और बोलिए, एक कर क्या ए होगा? नहीं। सी होगा? नहीं। बच्चा नॉन साइनोसोइडल वेवफॉर्म्स होता है। क्यों? क्योंकि एकाएक जब सिंगल फेज में अटैक करते हैं तो उस धारा का आप अटैक तो ये करते हो, लेकिन जब ये ट्रांसफार्मर पे जाता है तो ये टोटली मैग्नेटाइजन होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है। क्या होता है? टोटली मैग्नेटिक रूप में, फील्ड के रूप में जाता है, कभी इस डायरेक्शन में कभी, तो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ये कभी भी साइनोसोइडल नहीं था, नॉन साइनोसोइडल एक्टिविटीज बिहेव करता है। कैसा? नॉन साइनोसोइडल एक्टिविटीज बिहेव करता है ना? तो आपका इस टाइप का नेचर नहीं रह जाता। करेक्ट जवाब नॉन साइनोसोइडल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? एक लाइन से सब बोल देते हैं, तो दो दो लाइन करके बोलेंगे क्या? बताओ, दो दो लाइन करके बोले कि एक ही लाइन में सब कर लेना है, आर या पार? अब की बार जेई पार, बहुत बढ़िया है, एकदम पार हो जाना है। इस सेशन से पढ़ेंगे तो जेई, आईटीआई, बीटेक, एमटेक सब चीज पास हो जाएंगे। बस पढ़ते जाइए, इलेक्ट्रिकल का चीज पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए बस। क्या कह रहा है? 400 केवीए ट्रांसफार्मर है। देखिए फिर आ गया ना प्रश्न उसी पैटर्न टाइप का। 400 केवीए, सॉरी 400 केवीए का एक ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर कोर लॉस कितना है? 450 वाट, एंड टोटल लॉस है 800 वाट। टोटल लॉस कितना है? 800। फाइंड दी कॉपर लॉस एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। बच्चा मैक्सिमम एफिशिएंसी, यही तो बात अभी बताया था। जब मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा तो कॉपर लॉस को कितना होना पड़ेगा?
कितना होना पड़ेगा, सभी बच्चे जवाब करेंगे एकदम सर। जब इस ट्रांसफार्मर को मैक्सिमम एफिशिएंसी होना पड़ेगा तो कॉपर लॉस को भी एकदम 450 वाट होना ही पड़ेगा फॉर अ मैक्सिमम एफिशिएंसी, फॉर अ मैक्सिमम एफिशिएंसी। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। इस प्रश्न का सही जवाब यही होगा। क्लियर है, क्लियर है। शो PCU शुड बी 450 वाट। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का सही जवाब करिए। इस प्रश्न का सही जवाब, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर। एक ऑटो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है? एक ऑटो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं बोथ मैग्नेटिकली एंड इलेक्ट्रिकली कपल्ड, है ना? क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिकली कपल्ड, मैग्नेटिकली कपल्ड, बोथ कपल्ड। एकदम करेक्ट जवाब है बोथ कपल्ड। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इस प्रश्न को लीजिए। इन अ पावर ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग नियरर टू आयरन कोर। एक पावर ट्रांसफार्मर के अंदर जो नियरर टू द आयरन कोर होता है वो किस टाइप की वाइंडिंग होती है? तो पावर ट्रांसफार्मर जो हमेशा फुल लोड पे लगभग काम करता है, तो वाइंडिंग नियरर टू दी व्हाट? आयरन कोर। वाइंडिंग नियर टू द आयरन कोर कौन होता है? लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है या हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है? इस प्रश्न का सही जवाब, कुछ लोग कह रहे हैं बी होगा, बी होगा, ए होगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग, कुछ कह रहे हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अब देखिए ट्रांसफार्मर की कोर के पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या बोल रहा है। एक ट्रांसफार्मर के कोर के पास चलते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि आप क्या जवाब देना चाहते हो। तो ये भी अपना कोई ना कोई राय तो देगा कि हमको क्या करना है, क्या बोलना है। तो ये अपना कुछ ना कुछ जवाब तो बताएगा, कुछ ना कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखेगा। चलिए मैं कहता हूं, अगर ये ट्रांसफार्मर, हालांकि इस ट्रांसफार्मर के मिड में एक हम और बना देते हैं, ये इस ट्रांसफार्मर के मिड में एक और बना देते हैं हम कोर। अब देखो सिंपल सी बात है, एक ट्रांसफार्मर में चूंकि आपको पता है इस पर इंसुलेशन किया रहता है, क्या होता है सब पे ये लोहा की पत्ती जरूर है पर सबको पतले पतले पत्तियों का लेमिनेशन चढ़ाया जाता है। सब पे किस चीज का लेयर चढ़ाया जाता है? वार्निश का इंसुलेशन। सब पे आपको कई बार पूछेगा तो वार्निश का लेयर चढ़ाया जाता है। वार्निश का क्या? वार्निश का, वार्निश का लेयर चढ़ाया जाता है। तो पत्तियों पर तो ऑलरेडी एक वार्निश इंसुलेशन है ना? तो इस पर इंसुलेशन चढ़ा दिया। अब सोचना अगर इस पर पहली वाइंडिंग हम ऐसा करें जो लो वोल्टेज का ही हो, पहला वाइंडिंग ऐसा करें जो अगर लो वोल्टेज का ही हो, लो वोल्टेज का, तो क्या होगा कि दोनों उसका इंसुलेशन जो था कोस्ट उसका भी सस्ता पड़ जाएगा और इसके बाद जो वाइंडिंग रखे हैं उसका भी सस्ता पड़ जाएगा। और इसके बाद ही हम क्या करें? हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखें। इस पे क्या करें? हाई वोल्टेज का वाइंडिंग रखे। तो हाई वोल्टेज का जो वाइंडिंग रहेगा वो सिर्फ इसके कारण क्या होगा, हमको खाली ई तार पर कोस्टिंग बढ़ेगा, है कि नहीं? इस तार पे और इस तार पे कोस्टिंग बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हो जाता कि यहां पर ही हाई वोल्टेज हम ले लेते, कोर पर हाई वोल्टेज लेते, तो कोर का कोस्टिंग इंसुलेशन कोस्टिंग में महंगा पड़ता कि कोर पर ही पहले हाई वोल्टेज देंगे तो हाई रेटिंग का इंसुलेशन डालना पड़ता तो महंगा पड़ जाता। तो कोर पर जो है हाई वोल्टेज वाइंडिंग इसलिए नहीं प्रीफर करते हैं, हमेशा लो वोल्टेज पहले प्रीफर करते हैं। सो करेक्ट क्या होगा? एट अ लो वोल्टेज वाइंडिंग। क्या होगा सर? लो वोल्टेज वाइंडिंग इज अ करेक्ट जवाब। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का सही और उचित जवाब करिए। सभी बच्चे एकदम लगातार जुड़े रहेंगे और सभी एक दूसरे को शेयर करते रहेंगे, है ना? बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप जुड़िए, है ना? चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कह रहा है व्हेन ऑपरेटिंग टू और मोर ट्रांसफार्मर इन पैरेलल। अगर क्या कर रहा है, दो और उससे ज्यादा ट्रांसफार्मर को पैरेलल में करें तो परसेंटेज इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड बी,
परसेंटेज इंपिडेंस जो जेड होता है, परसेंटेज इंपिडेंस जो होता है वो जेड होता है। अगर 2 और मोर ट्रांसफार्मर को अगर पैरेलल में करा जाए तो परसेंटेज इंपिडेंस जो होता है जेड, जेड जो है परसेंटेज इंपिडेंस होता है वो क्या होना चाहिए, एक ट्रांसफार्मर का, एक ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपिडेंस क्या होना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं सेम होना चाहिए, एकदम 200% सेम होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना, एक ट्रांसफार्मर के अंदर और एक चीज ये भी ध्यान रखना, पर टर्न वोल्टेज हमेशा बराबर होता है। क्या, कई बार इसको भी लैंग्वेज में पूछ देगा, चाहे टर्न कहीं ज्यादा है और कहीं टर्न कम क्यों नहीं है, तो पर टर्न वोल्टेज मतलब हर टर्नों पर वोल्टेज, चाहे प्राइमरी साइड हो तो उसका वोल्टेज या सेकेंडरी साइड हो तो उसका वोल्टेज, हर टर्न पर वोल्टेज हमेशा समान होता है। जैसे कि एक टर्न पर वोल्टेज एक है, पर टर्न वोल्टेज अगर बोल देगा हमेशा, पर टर्न वोल्टेज हमेशा समान होता है, इसको बोलते हैं पर टर्न वोल्टेज इज इक्वल, हमेशा समान होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एक टर्न पर वोल्टेज एक है तो जहां पर 100 टर्न है वोल्टेज 100 हो गया, अगर स्टेप डाउन है वहां 50 टर्न है तो वोल्टेज कितना होगा, 50 हो गया, तो स्टेप डाउन हो गया। क्लियर, तो टर्न पर, हर टर्न पर वोल्टेज उसी के आधारित होता है, पर टर्न वोल्टेज समान होता है। इसका मतलब है जहां जितना टर्न होगा प्राइमरी वाइंडिंग में अगर, तो वोल्टेज उतना ज्यादा होगा, और जितना कम टर्न होगा उतना कम वोल्टेज होगा, तो पर टर्न वोल्टेज भी हमेशा क्या होता है, समान होता है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। सिमिलरली अगर पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, ये तो पैरेलल की बात है, हम ये तो जनरल किसी भी की बात कर रहे हैं, ये पैरेलल ऑपरेशन में पर टर्न जो आपका परसेंटेज इंपेडेंस होता है वो बराबर होना ही चाहिए। लेकिन ट्रांसफार्मर की किसी भी स्थिति में अगर बात करें तो पर टर्न वोल्टेज हमेशा इक्वल होता है, आपको ये भी दिमाग में होना चाहिए। इसी हिसाब से बहुत सारा क्वेश्चन फटाफट फटाफट बन जाएगा, न्यूमेरिकल को बनाने की जरूरत नहीं होती अगर ये सब चीजें दिमाग में आपका रहे तो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा, आरआरबी जेई के लिए फास्ट रिवीजन मैच, आपको वन शॉट्स फास्ट थ्योरी रिवीजन फॉर्मूला ए टू जेड माइंड मैप भी आपको गोली की रफ्तार से आ रहा है। सिर्फ इस बैच में भारत के सभी बच्चों को होना चाहिए, और जो आईटीआई की इलेक्ट्रिशियन की तैयारी कर रहा है उन सभी बच्चों को भी इस शॉर्ट सीरीज के अंदर होना चाहिए, इस मतलब संपूर्ण रिवीजन में होना चाहिए, क्योंकि एक से एक कंटेंट डाले जा रहे हैं विद पीडीएफ नोट्स वगैरह, और माइंड मैप वगैरह भी प्रॉपर हम आपको डाल के दे रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न खत्म हो गया, अभी प्रश्न चलता रहेगा, बीच में ऐड आता है, क्योंकि हम आपके YouTube से बिल्कुल और एप्लीकेशन से ऐड एकदम खत्म कर चुके हैं। बिल्कुल कोई डिस्टरप्शन नहीं आना चाहिए, कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए पढ़ने के दौरान, इसीलिए हमने आपको बिल्कुल एक भी सिंगल ऐड नहीं दिया है। नॉन स्टॉप ऐड फ्री सेशन पढ़िए आप लोग। ओके, चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, which of the following is the correct expression for the eddy current loss according to the material। एडी करंट लॉस जो है मटेरियल के लिए कौन सा इसमें से सही है, एडी करंट लॉस के लिए कौन सा इसमें से सही है, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे, है ना, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। एडी करंट लॉस के लिए करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, एडी करंट लॉस के लिए करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे, सही जवाब सभी कोई करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, क्या लॉक कर दिया जाए ए को। कुछ लोग कह रहे हैं ए होगा, बिल्कुल एडी करंट में बी का स्क्वायर होता है, एफ का स्क्वायर हो रहा है टी इंटू वी, जहां पे व्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर है, ट्रांसफार्मर के कोर का वॉल्यूम है, और जहां पर यहां जो दिया हुआ है टी, टी है थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, ये क्या है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, मतलब जो कोर का लेमिनेशन है ना लोहा का, उसकी पतलाई को रिप्रेजेंट करता है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, क्लियर है। और
कौन बच्चा बताएगा सर एडी करंट का फॉर्मूला, कौन बताएगा? ये तो हुआ इसका एडी का। हिस्टेरेसिस का कौन क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा क्या? हिस्टेरेसिस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर एडी कर लिए तो हिस्टेरेसिस का भी जानकारी रहनी चाहिए, एडी कर लिए तो हिस्टेरेसिस का भी जानकारी एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। हिस्टेरेसिस का क्या होता है, कोई बच्चा लिख पाएगा? सर इसके लिए तो के है ना इंटू बी पे पावर 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी, और इंटू क्या होगा वी, इतना ही रहता है कि नहीं? एफ वी, एकदम सही बात है ना। ये किस चीज के लिए रहेगा सर? ये रहेगा एडी करंट के लिए। बस उसमें थिकनेस का स्क्वायर होता है और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है, बी पे स्क्वायर होता है। इसमें 1.6 होता है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर नहीं रहता है और टी का स्क्वायर नहीं रहता। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे सभी बालक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब, कोई बच्चा ऐसा हो, कोई समस्या हो, कमेंट कर दीजिए। किसी को भी तनिक भी कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिए। एक बार एप्लीकेशन वाले क्या चल रहा है आप लोगों के, है ना, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो सबके लिए अवेलेबल है, बाकी आपके लिए सेशंस प्राइवेट रहते हैं। तो चलिए चलिए, सब बढ़िया जवाब कर रहा है, बहुत बढ़िया। देवेंद्र आर, इंजीनियर पी, राहुल, देवी, दीपक, मनोज, सोनी जी, सोनी शर्मा, प्रिया, राहुल, बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम जवाब देते रहिए आप लोग, दमदार जवाब देते रहिए। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? स्कॉट कनेक्शन जो होता है वो क्या होता है? व्हाट इज स्कॉट कनेक्शन? कुछ लोग कह रहे हैं सी होगा, तो एकदम 3 फेज को कन्वर्ट कर दीजिए किस में? 2 फेज सप्लाई में। यही है आपका स्कॉट कनेक्शन। क्लियर? 3 फेज कन्वर्टेड इनटू 2 फेज। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब, डिटरमाइन द एडी करंट लॉस व्हेन मटेरियल हैविंग एडी करंट कोएफिशिएंट। एडी करंट लॉस अब पूछ रहा है आपसे, है ना। अभी अब क्या किया है पी, अभी फॉर्मूला भी दिया था, इस बार एडी करंट लॉस पूछ दिया। क्या निकाल लोगे आप लोग? क्या निकाल लोगे या कोई समस्या होगा? क्या निकल जाएगा या कोई समस्या शामिल रहेगा? सर निकल जाना चाहिए। कैसे निकलेगा? तो थिकनेस के जो है के इंटू बी एम का स्क्वायर इंटू एफ का स्क्वायर इंटू थिकनेस का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अगर डाटा पुट करेंगे तो नहीं निकलेगा क्या? चलिए एडी करंट कोएफिशिएंट का मान कितना दे दिया है? 1 दे दिया है। उसके बाद 0. इतना मीटर, थिकनेस दिया है 0. इतना मीटर के, थिकनेस जो है 0.04 का स्क्वायर में दे दिया है, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक मीटर से, ये वॉल्यूम भी ठीक है, टर्मिनोलॉजी में दिया है 2 दे दिया है। क्लियर? वॉल्यूम भी आपको 2 ही दे दिया है। मैग्नेटिक फील्ड हैविंग फ्लक्स डेंसिटी 4 टेस्ला, ये लो, ये 4 टेस्ला है, ये भी आसानी दे दिया है। और क्या दिया है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। बताइए कौन बच्चा है जो इसका सही जवाब नहीं करेगा? क्या सही जवाब होगा कि नहीं? एकदम होगा सर, एकदम होगा। अब जो भी होगा वो गुना भाग आपके हाथ में होना चाहिए, जो भी होगा वो गुना भाग आपके हाथों में होनी चाहिए। सभी बच्चे इसको सही तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर रहेगा? अब गुना भाग हमारी नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है। क्लियर? अब गुना भाग करने के लिए अपन तुरंत सीखे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कोई बच्चा अगर कर लिया है तो जवाब दे दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते। ध्यान रख लेना, जितना भी 1 शॉट्स मिलेगा टॉपिक वाइज चैप्टर की खल्लास करने वाले हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर को खल्लास करने वाले हैं। ओके ओके। सी कह रहा था 108 पर लॉक लगा दिया। अब इसमें भी उम्मीद नहीं करेंगे कि गलत होगा, उम्मीद करेंगे कि ये जो कैलकुलेशन किए होंगे आप लोग वो सही किए होंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसी को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, और इस प्रश्न का सही जवाब बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का, एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हैज प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न। इसमें भी किसी को कुछ कहना है क्या? है ना? CVD2 कब तक होने का चांस है? देखिए ALP का तो 19-20 हो रहा है, जेई का 1 महीना और समय लगा लीजिए, जेई वाले का 1 महीना और समय लगा लीजिए, 1 महीना पूरा समय मिलेगा। ठीक है,
तो बच्चा ये ध्यान रखना आपका क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर में जो 1:1 रहेगा। अब एक चीज समझिए, अब प्रश्न यहीं पर नहीं खत्म करेंगे क्योंकि हम चीजों को और सीखते हैं, एक ही क्वेश्चन पे नहीं रखेंगे। आपसे पूछेगा कि एक 3 फेज का जो ट्रांसफार्मर है, ये तो आइसोलेशन में 1:1, तो हम आपकी बात से सहमत है। 3 फेज ट्रांसफार्मर में अगर कोई ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार कनेक्शन टाइप का है, तो कौन ये बताएगा कि इस ट्रांसफार्मर के कैटेगरी किस में आता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में काउंट होता है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में काउंट होता है, अगर 1:1 के रेशियो में टर्न रेशियो रखा जाए। अगर टर्न रेशियो इसका भी प्राइमरी टू सेकेंडरी में टर्न रेशियो अगर 1:1 का ही रख लिया जाए, तो कौन बताएगा प्राइमरी और सेकेंडरी जो वोल्टेज होगा वो क्या इक्वल वोल्टेज होगा, या स्टेप अप होगा, या स्टेप डाउन होगा। तो हम यहाँ पे बोलते हैं, एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर वर्ड भी लिख देता हूं, ये लो। पहला पूछ रहा हूं, क्या स्टेप अप होगा SU होगा, या SD होगा, या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होगा, आई ट्रांसफार्मर मतलब आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होगा। क्या कोई बच्चा जवाब करेगा? तभी ना समझ में आएगा कि ऐसा नहीं कि इसमें टिक लगाए आगे भर गए, नहीं, आप बताएं क्या होगा। कोई कह रहा है स्टेप अप होगा, स्टेप अप होगा, बड़ा चालाक है स्टेप अप होगा, लेकिन बहुत लोग कलम एकदम रुक गया है, बहुत लिमिटेड लोगों का ही स्टेप अप आ रहा है ना। चलिए, ओम नमः शिवाय भी स्टेप अप रहा है, संजू सैमसम आ गया, संजू सैमसम कह रहा है SD होगा, स्टेप डाउन होगा। क्या बात है, क्या बात है, अभी दिमाग खोल के रख देगा ऐसा प्रश्न अभी हम कराने वाले हैं, आपको जस्ट कराने वाले हैं। देखिए एकदम SD एकदम स्टेप डाउन पे ही पूरा तुल पकड़ लिया, स्टेप अप। देखिए बहुत बच्चे का कलम रुक गए हैं, है ना, बहुत लिमिटेड लोग ही जवाब देने। अब इसको मतलब समझिए, पर टर्न जब आपसे बोला जाता है तो पर टर्न आप ये लीजिए, यहां पर जो ये है, और यहां पर और यहां पर है कि नहीं, यहां पर। अब देखिए, अब यहां पर देखना है आप लोगों को, क्या देखना है, एक ट्रांसफार्मर है, एक क्या है ट्रांसफार्मर है, 1:1 है। इसका मतलब बच्चा, इसका मतलब ये है, अगर यहां 10 टर्न है ना पर फेज, तो यहां भी 10 टर्न है पर फेज। ये 1:1 का मतलब होता है पर फेज जो टर्न है वो 10-10 कहीं स्थिति में बना हुआ है। लेकिन समझिए कैसे ये स्टेप अप हो जाता है, बाकी स्टेप डाउन नहीं होगा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर नहीं रहता। अब इसकी चर्चा करते हैं। यहां पे देखिए खास बातों से, जब अगर आप इसका वोल्टेज V मान लोगे, इसका वोल्टेज मैं कहता हूं कितना है V, तो बच्चा ये वोल्टेज पर फेज वोल्टेज में जाएगा तो क्या होता है, डेल्टा का लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होता है, तो पर फेज वोल्टेज इसको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब 10 के कारण 3 फेज में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो पर फेज वोल्टेज अभी भी कितना मिलेगा, 10 ही होगा, क्योंकि टर्नों की संख्या अगर सेम है, यहां भी 10 यहां 10, तो यही भी उठ के यहां आ जाएगा। लेकिन आपको पता है इस एक स्टार कनेक्शन सिस्टम का पर फेज वोल्टेज और यहाँ का जो लाइन वोल्टेज होता है उसमें अंतर कितना का होता है, √3 इंटू दिस। तो इसके प्राइमरी में क्या हुआ, प्राइमरी वोल्टेज जब इधर देखे तो V था, इधर वोल्टेज V था, और यहां पर सेकेंडरी साइड क्या मिल रहा है, √3। तो बिना टर्नों में कोई इजाफा किए, बिना टर्नों को इंक्रीज किए, एक डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर एक अपने आप में स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, बिना किसी टर्नों की संख्या में बदलाव किए। ये अपना आप में बहुत बड़ा प्रश्न होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी इसी तरीके से चलता है, जो कि आगे सीखेंगे कभी। अगर यही होता, आपको स्टार और डेल्टा ट्रांसफार्मर बोल देता, तो आप ये समझिए, हमेशा दिमाग में रखिए, ऐसे जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमेशा ये ज्यादा वोल्टेज लेगा, ऑब्वियसली ये ज्यादा वोल्टेज लेगा सर, है कि नहीं, यहाँ क्या करेगा, ये ज्यादा वोल्टेज लेगा, तो ये जो वोल्टेज मिलेगा और यहाँ जो मिलेगा, यहाँ आपको वोल्टेज बटा √3, ये बिना कुछ किए अगर यहाँ आप वोल्टेज दोगे V, तो यहाँ मिलेगा V दिस, तो वोल्टेज घट गया, इसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन, इसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। क्लियर है सभी बालक, सभी बालक क्लियर है क्या, किसी को कोई समस्या है क्या, क्लियर रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना, टर्नों में बिना चेंज किए, अगर डेल्टा डेल्टा रहा तो आइसोलेटेड, स्टार स्टार रहा तो आइसोलेटेड, सेम वोल्टेज मिलेगा, लेकिन डेल्टा स्टार रहा तो स्टेप अप, स्टार डेल्टा रहा तो स्टेप डाउन।
क्लियर। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे सभी, इस प्रश्न का एकदम सही जवाब करेंगे क्या होगा, है ना। इस प्रश्न का एकदम सही जवाब करेंगे क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्या कह रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज आल्सो कॉल्ड, एक ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ एन ट्रांसफॉर्मर इज आल्सो कॉल्ड, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ऑफ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉमन वाइंडिंग। एकदम सही बात है, एकदम सही है ना। एक ट्रांसफॉर्मर है तो कुछ वाइंडिंग इसके जो होते हैं ना कॉमन वाइंडिंग में आते हैं, कुछ वाइंडिंग क्या होते हैं, ये लो कॉमन वाइंडिंग, ये रहा कॉमन वाइंडिंग, कॉमन वाइंडिंग होते हैं कि नहीं ट्रांसफार्मर में, है ना। टोटल प्राइमरी साइड का वोल्टेज V1 और ये V2 है कि नहीं, ये V1 और V2, यहाँ इंडक्टिव कपलिंग है, कंडक्टिव कपलिंग, क्लियर। सो क्लियर रहेगा तो कुछ को क्या कहते हैं, कॉमन वाइंडिंग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। क्या कह रहा है, टोटल कोर लॉस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज, टोटल कोर लॉस जो होता है वो ऑल्सो क्या रेफर करता है, टोटल कोर लॉस जो होता है वो क्या रेफर करता है, इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। टोटल कोर लॉस, बहुत बच्चा इसमें गलत करेगा, यकीनन बहुत बच्चा इस प्रश्न का गलत जवाब करेगा, मुझे है गलत जवाब का इंतजार, मुझे है गलत जवाब का इंतजार। बहुत बच्चे इस प्रश्न में गलत करेंगे तो मुझे रहेगा गलत जवाब का ही इंतजार, मुझे रहेगा गलत जवाब का ही इंतजार। मुझे रहेगा गलत जवाब का ही इंतजार। कह रहे हैं चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सोच रहा होगा, अरे इसका तो जवाब खट से दे देंगे, कॉपरेल लॉस ने है, इसका मतलब आयरन लॉस है। और कह रहा होगा आयरन लॉस को तो हम जानवे कर सकते हैं, हिस्टेरेसिस प्लस एडी का है, और ये चकमा दे दिया, ये तो दोनों अलग अलग लाइन में लिख दिया, अब क्या जवाब दें, अब क्या जवाब दें, चकमा दे दिया। तो देखिए ये बिल्कुल आयरन लॉस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टेरेसिस और दिस, लेकिन जब दोनों एक एक करके दे दिया तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, और कि ये जो आपके सिस्टम के अंदर आयरन लॉस है वो आयरन लॉस मुख्य रूप से ये जो सिस्टम में जा रहा है इस कोर को मैग्नेटाइज करने के रूप में है, क्या कर रहा है, कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है, इसलिए ऐसे लॉस को मैग्नेटिक लॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लॉस भी इस टाइप के कहते हैं, जिसको आप आयरन लॉस कहते हो, जिसे आप आयरन लॉस कहते हो। नो डाउट दोनों अगर रहता हिस्टेरेसिस और एडी तो फिर ऐसे टर्मिनोलॉजी नहीं होते, लेकिन एक एक करके दिया तो एक पर भारी है मैग्नेटिक लॉस, सिर्फ एडी करंट पर भारी है मैग्नेटिक लॉस, सिर्फ हिस्टेरेसिस पर भारी है मैग्नेटिक लॉस। अगर दोनों साथ का होता तो ये बेस्ट भारी होता सब पे, ये बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, करेंगे जवाब। कह रहा वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय, एक ट्रांसफार्मर का जो है वो वोल्टेज रेगुलेशन जो है, एक ट्रांसफार्मर का जो कह रहा है वोल्टेज रेगुलेशन, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअली होता क्या है ना, फिर तो बाकी चीजें हैं। ओ सॉरी 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 सॉरी, आइए, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर गिवन बाय, इस प्रश्न का सही जवाब कह रहे हैं ए होगा, ए होगा, एकदम सही है। वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ट्रांसफार्मर के केस में, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा नो लोड वोल्टेज सेकेंडरी का 100% के लिए 100 से गुना होगा, मतलब नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज जो है वो नहीं के बराबर होना चाहिए, और नो लोड से भागा इसलिए देते हैं, नो लोड वोल्टेज ज्यादा तो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कम होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन आपके ट्रांसफार्मर का आइडियली आपसे पूछेगा, बहुत बार पूछ रहा आइडियली, क्या पूछता है, आइडियली एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन, किसका, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए, शून्य। प्रैक्टिकली एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, तो बच्चा ध्यान रखना 5 से 7%, कितना रहता है, 5 से 7% चेंजेस संभव है, 5 से 7% चेंजेस संभव है। यही एक प्रश्न अगर
किसी वोल्टेज रेगुलेशन अगर किसी अल्टरनेटर के लिए पूछ देता, सिंक्रोनस जनरेटर के लिए पूछता, तो सेकेंडरी साइड का नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज भागा क्या होता है, इसका सेकेंडरी साइड का फुल लोड वोल्टेज से भागा होता, क्योंकि आपको पता है फुल लोड वोल्टेज कम होता है, ऐसी स्थिति में वोल्टेज रेगुलेशन कम हमको होना चाहिए, कम ज्यादा होना चाहिए, किसका, एक अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा ट्रांसफार्मर की तुलना में मैक्सिमम रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, क्लियर रहना चाहिए, सभी को क्लियर होना चाहिए। और इसका प्रैक्टिकली वोल्टेज रेगुलेशन एक अल्टरनेटर का कितना होता है, 10 से 15%। ये देखो इतना डीप करता है एक अल्टरनेटर में, क्यों, क्योंकि अल्टरनेटर पे हैवी रिएक्टेंस रखा जाता है जान के, क्यों, क्योंकि भाई कोई फॉल्ट आएगा तो इसका वाइंडिंग ना जल जाए, तो ऑब्वियसली इसमें ड्रॉप तो हमेशा होते रहता है। ये देखिए 15% तक ड्रॉप करा देता है, लेकिन ये कितना, मैक्सिमम 5 से 7%। ज्यादा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, लेकिन हम इसके टर्मिनल में जो होता है, जितना मान लो 100 निकाले और हमको मिला 85 वोल्ट टर्मिनल पे, तो 85 वोल्ट 85 को ही मानते हुए हम एक पहले क्या करेंगे, 115 वोल्ट पहले से क्या करेंगे, 115 वोल्ट जनरेट करेंगे, ताकि 100 हमको मिले और 100 को ही रेगुलेट करते हुए आगे भेज देंगे, ड्रॉप 15 हुआ। क्लियर, क्लियर ना। चलिए, तो यहां पे करेक्ट जवाब क्या होगा, दिस इज सी होगा जनरेटर के, नॉट सी फॉर दिस। ओके पूजा कुमारी, सी इज नॉट फॉर दिस, सी इज फॉर दिस। ओके सी नहीं, यहां ए होगा इसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। क्लियर है ना सर? एप्लीकेशन में एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन पर नहीं है सर, एप्लीकेशन पर एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन पार्ट नहीं है। होगा ना, क्यों नहीं होगा बच्चा, एकदम एस्टिमेशन का यूटिलाइजेशन और ये वाला पार्ट, यूटिलाइजेशन तो मैं भी कराया हूं, एस्टिमेशन विकास सर कराए हुए हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कराए हुए हैं, देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, टैपिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइडेड। टैपिंग कहां संभव है, एक ट्रांसफार्मर में टैपिंग कहां पर संभव है, एक ट्रांसफार्मर के अंदर टैपिंग कहां पर संभव होता है, एक ट्रांसफार्मर के अंदर टैपिंग कहां पर संभव होता है, एक ट्रांसफार्मर के अंदर टैपिंग कहां पर संभव होता है। ध्यान रखिएगा, ये वन शॉट सीरीज रेगुलर इसी टाइम में चलेगा, चैप्टर वाइज टॉपिक को उठाएंगे और खल्लास कर देंगे, चैप्टर वाइज टॉपिक को उठाएंगे और खल्लास कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप अपने बैच में जुड़िएगा, फास्ट रिवीजन बैच, और उसमें हम माइंड मैप दे रहे हैं, फॉर्मूला सीरीज दे रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, और फंडामेंटल कोर्स भी दे रहे हैं। अगर किसी को लगता है फंडामेंटल किसी को नहीं पढ़ना है, लेकिन किसी को लगता है कि सर एक चैप्टर जो है ना मेरा स्पेशल मशीन का कमजोर है, तो ही आप उसको पढ़िएगा। अगर लगता है किसी को सर मेरा सर पीएमएमसी कमजोर है, वही पढ़ लेंगे, मेरा सर सीआरओ कमजोर है, तो सिर्फ उसी को पढ़ लेंगे, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो सभी को फास्ट रिवीजन बैच में जुड़ना है। आईटीए वाले हैं तो 199, जेई वाले हैं तो 299। ओके, इस प्रश्न का हाई वोल्टेज, बिल्कुल बच्चा, जब आप एक ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो जो हाई वोल्टेज साइड होता है, तो टैपिंग करने का मौका आपको वहीं मिलेगा, एचवी साइड आपको टैपिंग करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ज्यादा टर्मिनल्स होंगे, तो चेंजर कभी यहां करेंगे, कभी यहां लगाएंगे, कभी यहां लगाएंगे, कभी यहां लगाएंगे, तो टैपिंग आसान हो जाता है। कहां पर, हाई वोल्टेज साइड, कहां पर, एचबी साइड, एट द मिडल ऑफ एचबी साइड, द फेज एलबी साइड, एट द फेज एंड ऑफ एचबी साइड, नहीं, एट द मिडल ऑफ एचबी साइड। ओके, क्लियर। इस प्रश्न का, चलिए ये प्रश्न भी आ ही गया है ना, ये प्रश्न भी आपके लिए आ ही गया है। इस प्रश्न का सही जवाब, which of the following is correct expression for hysteresis loss according to a material। हिस्टेरेसिस लॉस के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर का इक्वेशन जो है वो ये सही है, ट्रांसफार्मर के अंदर हिस्टेरेसिस लॉस के लिए कौन सा है सही है। इन बातों का ख्याल रखेंगे और चीजों को करते जाएंगे, आराम से करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे। ओके, हिस्टेरेसिस लॉस के लिए कौन सा फॉर्मूला, कह रहा सी होगा 1/6 एफ, एकदम सी को लॉक कर दिया जाए, है ना, पहले भी इस पे चर्चा हमने किया है, पहले भी चर्चा किया है, तो सी को एकदम लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का सही जवाब, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का एकदम सही जवाब आना चाहिए। क्या कह रहा है, इन अ ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एक ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो प्रतिरोध होगा वो कैसा होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी
वाइंडिंग के बीच जो प्रतिरोध होगा। शानदार प्रश्न है, लेकिन एक के साथ 4 प्रश्न तो हमारी आदत है, एक के साथ हम बहुत सारे प्रश्नों को टाई अप करेंगे और आपसे पूछने की कोशिश करेंगे क्या आप जानते हैं कि नहीं, क्या आप जानते हैं कि नहीं। आइए हम एक ही चीजों पे नहीं अटके रहेंगे, बहुत चीज सीखेंगे। आइए पहले तो इसका जवाब हमको लगता मोस्टली बच्चा कर देगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, इसका जवाब तो कर ही दोगे, एकदम करोगे। इनफाइनाइट, बिल्कुल, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होते हैं आपस में तो इंसुलेटेड होते हैं, आपस में इंसुलेटेड होते हैं। चलिए ये बात तो सही बात है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन होता नहीं है, इसीलिए ये इनफाइनाइट, क्या आर इनफाइनाइट, प्रतिरोध इनफाइनाइट। लेकिन आपसे पूछता है कि इस वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, वेरी स्मॉल, बहुत कम, वेरी स्मॉल। क्या रेजिस्टेंस, तो सर आप क्या पूछना चाह रहे हो ये बताइए। आपसे प्रश्न में ये पूछता है कि एक ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के अंदर उसका प्रतिरोध का मान जो होता है वो बहुत कम होता है। जी वेरी गुड, बहुत सही बात है। तो बताएं जो इसका रेजिस्टेंस का मान होता है वो बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस। तो ये बात बताएं कि इसका मापन कैसे होता है, इसको मेजर आखिर किसके द्वारा, बहुत कम प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है, कौन है जो सही बताएगा, है ना, कौन है ये सही बताएगा कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्रतिरोध होता है इसके वाइंडिंग का प्रतिरोध वो बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग का, है ना, ये तो वाइंडिंग का है। लेकिन इसको मापता कौन है, किसके द्वारा मापा जाता है, क्योंकि हमने पहले भी बताया, और बहुत कम प्रतिरोध को बहुत एक्यूरेटली मापने के लिए, एक्यूरेटली मापने के लिए जो यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं केल्विन डबल ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज, क्या बोलते हैं, केल्विन डबल ब्रिज। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। मेगर हाई इंसुलेशन को मापता है, एकदम सही बात है ना, मेगर जो है हाई इंसुलेशन मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब सभी कोई करेगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या बोला गया, द ट्रांसफॉर्मर कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। अब तो ये सब कोई मारेगा ही इसको, है कि नहीं, हर कोई बना देगा। इसमें तो सिलिकॉन स्टील का होता है, किस चीज का होता है, इसमें तो किसी को कोई समस्या ही नहीं होता। अगला प्रश्न जी, अच्छा एक सेकेंड ये भी जानकारी होनी चाहिए। अरे ये भी प्रश्न पूछता है, इस सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन कितना परसेंट, इस सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन कितना परसेंट एडेड होता है, इस प्रश्न का सही जवाब, सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन कितना परसेंट ऐड होता है ये तो पता होना चाहिए। सिलिकॉन स्टील तो मटेरियल है, पर इसके अंदर सिलिकॉन कितना ऐड होता है, 4 से 5%, 96%, वो तोड़ी के नहीं बच्चा, 2 से 3% सिलिकॉन ऐड करते हैं। बहुत ज्यादा करेंगे भंगुर हो जाएगा, ये टूटने लगेगा, सिस्टम खराब हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा नहीं, 2 से 3% सिलिकॉन ऐड होता है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी बालक करेंगे। कह रहा है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर वाउंड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर इन ऑर्डर टू रेजिस्ट। एक ट्रांसफार्मर जो होता है प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर का, वो एक दूसरे के ऊपर ही जान के क्या किया जाता है, वाउंड किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर ही जान के बांधा जाता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, एक सेकेंड जी, एक सेकेंड जी, एक सेकेंड जी, एक सेकेंड जी, हैं बताओ, जिसने टाइप किया उसने आंसर भी टाइप कर दिया बताओ, जिसने टाइप किया उसने आंसर भी टाइप कर दिया। चलिए लेकिन समझना है, आंसर पर नहीं जाना है। नो डाउट बहुत बच्चों ने समझा भी होगा, अगर जान रहे हैं तो नो डाउट लीकेज फ्लक्स होता। अब इसका मतलब समझिए, सिर्फ यहीं पे नहीं रुकना है, समझिए कि एक ही वाइंडिंग पर, एक ही कोर पर 2 ट्रांसफार्मर
ध्यान दें, वाइंडिंग क्यों हम रखने की हमेशा हमारी कोशिश होती है, यानी सेल टाइप के ट्रांसफार्मर की प्रायोरिटी दी जाती है। किसकी? सेल टाइप के ट्रांसफार्मर की। अब आइए चीजों को समझिए, अब आइए चीजों को समझिए, अब आइए चीजों को समझिए। एक ट्रांसफार्मर है ना, अब यहां पर समझिए क्या बोला है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब यहां पर समझिए, बड़ी शानदार प्रश्न है, बड़ी शानदार, ध्यान से समझना है, बड़ी शानदार चीज है जो करा रहा हूं, वो बहुत तगड़ा चीज है, इतना आसान नहीं है, तगड़ा चीज है। देखिए हमारी हमेशा यही चाहत होती है, एक ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा यही चाहत होता है कि अगर इस ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग यहां पर किए हैं, हमारी क्या चाहत होती है समझिएगा, एक वाइंडिंग जो हमने इस पर किया है, यहां से एक ही प्रश्न नहीं सीखेंगे, कई प्रश्नों को हम लेके चलेंगे, तो इस पर ही दूसरी वाइंडिंग भी स्टेबल रहे। क्या रहे? तो सेकेंडरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग और ये है प्राइमरी वाइंडिंग। अब समझिए, तो दोनों के अंदर एक में ही करने से क्या होता है, तो एक का जो फ्लक्स है टोटली लिंक होगा हमारे दूसरे वाइंडिंग से, है ना, एक फ्लक्स जो है टोटली लिंक होता है हमारे दूसरे वाइंडिंग से, यानी एक दूसरे का फ्लक्स पूरा लिंक होता है। ऐसी स्थिति में जो लीक करने के चांसेस होते हैं, फ्लक्स का जो कुछ पार्ट लीकेज करने की कोशिश करता है, वह कम होने लगता है। लीकेज फ्लक्स की जो स्थिति होती है, ये वाला लीक फ्लक्स, ये φL लिखता हूं, ये लीकेज फ्लक्स जो होता है ना, लिंकेज फ्लक्स, ये क्या होता है, कम होता है। लिंकेज फ्लक्स क्या होता है, कम से कम होता है। क्लियर? अब ये तो क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक साथ कट करने से क्या होता है, फ्लक्स स्ट्रांग होता है और मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। आपसे पूछता है अगर कि ये अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मान क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मान क्या होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मान क्या होता है? कौन इस प्रश्न का सही जवाब देगा? अगर एक ओवरलैप की कोशिश करते हैं, इससे लीकेज फ्लक्स कम से कम होता है, मैक्सिमम फ्लक्स एक दूसरे से लिंक करता है, और के का मान क्या होता है? के का मान यूनिटी होता है, जो कि मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ते हैं। क्लियर है? और ऐसी स्थिति में आपसे पूछेगा, जब ऐसी स्थिति होती है तो सर्किट का म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान कितना होता है, सर्किट का म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान कितना होता है, तो एकदम हम लोग अलर्ट रहेंगे। सर म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछे हो, तो सर्किट का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो सीधे अंडर रूट L1 इंटू L2 होता है, दोनों कॉइल का सीधा गुना कर दीजिए, वही उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाता है। क्लियर? जहां पर के का मान क्या हो गया, 1 हो गया है। क्लियर? तो इस केस में सर्किट में म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम, लिंकिंग फ्लक्स मैक्सिमम और लीकेज फ्लक्स मिनिमम। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब, इस प्रश्न का सही जवाब देंगे, व्हिच ट्रांसफार्मर द टर्शियरी वाइंडिंग इज यूज्ड, टर्शियरी वाइंडिंग, टर्शियरी सॉरी, किस ट्रांसफार्मर में टर्शियरी वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? टर्शियरी वाइंडिंग का उपयोग किस ट्रांसफार्मर में किया जाता है? टर्शियरी वाइंडिंग का उपयोग किस ट्रांसफार्मर में किया जाता है? तो एकदम सभी बच्चे का होगा, स्टार स्टार कनेक्शन में टर्शियरी वाइंडिंग का उपयोग होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब आना चाहिए, इस प्रश्न का एकदम सही जवाब आना चाहिए। क्या कह रहा है ये प्रश्न? इस प्रश्न का सही जवाब, इस प्रश्न का सही जवाब क्या कह रहा है कि द स्टेप्ड कोर आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू रिड्यूस्ड। स्टेप्ड कोर एक ट्रांसफार्मर के अंदर अपन यूज करते हैं, उसके पीछे की रणनीति या कहानी क्या होता है? स्टेप्ड कोर जो यूज करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, उसके पीछे की कहानी क्या होती है? स्टेप्ड कोर जो होता है वो क्या होता है और क्यों यूज करते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही जवाब देंगे सभी बालक। चलिए, बहुत बच्चे सही जवाब कर रहे हैं।
कोई जवाब नहीं आ रहा। देखिए स्टेप्ड कोड आप होता क्या है, आपने कभी ट्रांसफार्मर देखा होगा, ये स्टेप्ड होता है। स्टेप्ड मतलब खांचा बना रहता है, यहाँ खांचा रहेगा ऐसे रहेगा, यहाँ खांचा रहेगा ऐसे रहेगा, यहाँ खांचा रहेगा ऐसे होगा, तो स्टेप्ड कर दिया जाता है ना। चीजों को क्या किया जाता है, स्टेप्ड किया जाता है, स्टेप्ड किया जाता है ना। ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग क्या जाता है, स्टेप्ड किया जाता है। इससे क्या होगा, जो एकदम चौखुट ट्रांसफार्मर होगा, चौखुट मतलब समझ रहे हो, चौखुट का मतलब नहीं समझ रहे होंगे आप लोग। चौखुट होता है, रेक्टेंगल के अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या, अरे आ जाओ और कोई ऑप्शन के साथ। चौखुट मतलब एक होता है चौखुट ऐसा पाइप जैसा, है ना। अगर कोई कोर ट्रांसफार्मर का सोचो चौखुट टाइप का दिखे, ऐसा दिखे, है ना, और अब सोचो इसके साथ कोई चीज अटैच हो, है ना। एक चौखुट कोर हुआ, और एक कोर कैसा होगा, एक कोर ऐसा होता है, इसको समझिए, इसको समझिए कैसा कह रहा है, एक कोर ऐसा होगा, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये लो देखना, ये ये स्टेप्ड कोड का मतलब समझिए, समझ जाएंगे, आपका दिमाग एडजस्ट कर जाएगा। फिगर नहीं मैं ला पाया, नहीं तो वो और क्लियर करता आपको, फिगर लाता तो। स्टेप्ड कोड से मतलब होता है, अब समझिए, जो कोर इस्तेमाल होते हैं, ये ऐसे ऐसे करके कोर कटा हुआ है। इससे क्या होगा, जब हम कॉपर की वाइंडिंग को लपेटेंगे, ध्यान से, बड़ी ध्यान से समझने का, इससे क्या होगा, जब ये सेक्शन कटा हुआ होगा, अब सोचो जब किसी का ये वाला भाग कटा हुआ होगा, ये वाला भाग कटा हुआ होगा, ये वाला भाग कटा होगा, ये वाला भाग कटा होगा, ये वाला भाग कटा होगा, अब इस पर जो अपन कॉपर का कंडक्टर लपेटेंगे, कल होके इस पे क्या करेंगे, कॉपर का कंडक्टर जो लपेटेंगे, तो बताओ जब वो कॉर्नर का, सबका कॉर्नर कटा होगा, स्टेप्ड होगा, तो उससे कॉपर की सेविंग होती है, वॉल्यूम ऑफ कॉपर बचता है, क्योंकि जब कॉर्नर था उस कॉर्नर को अंदर धसा दिए सबका, तो जो कॉपर होगा ना, एक तो अब गोलाकार तरीके से बैठेगा भी, आराम से हमारा कॉपर बैठ भी जाएगा बेचारा, आराम से ये कॉपर अंदर 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 से बैठेगा, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि चारों साइड से कॉर्नर कटा हुआ है। और इस पर लपेटेंगे तो ज्यादा कॉपर लगेगा, इस पर लपेटेंगे तो ज्यादा कॉपर लगेगा, कॉर्नर रहेगा तो हमारा कॉपरो एकदम मुड़ेगा ज्यादा, इस पे तो एकदम लगेगा उसको गोलाकार मिल गया, इसीलिए बोलते हैं स्टेप्ड। क्या करते हैं, कन्हैया जी कह रहे हैं कि पटना से है ना आप, लैंग्वेज से पकड़ ले एकदम बच्चा, पटना से, पटना की धरती से बोल रहे, पटना में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है, आप पटना हमारे ऑफलाइन सेंटर आ सकते हैं, बाजार समिति रामपुर लाइन में। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, समझ गए ना। तो वॉल्यूम आपका सेविंग होता है, इससे क्या होता है, वॉल्यूम की सेविंग होती है। और बढ़े अगला प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है इस प्रश्न का सही जवाब, जय हिंद जय हिंद। ओके, क्या कह रहा है, इन रिलेशन टू ए ट्रांसफॉर्मर द रेशियो 20:1 इंडिकेट दैट ए ट्रांसफॉर्मर, कैसा संबंध रखता है। अगर कोई कह रहा है इन रिलेशन ट्रांसफॉर्मर रेशियो 20, छोटा कलर कर देता हूं, ये चौड़ा ज्यादा हो गया है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या बोल रहा है, 20:1 इंडिकेट दैट, क्या इंडिकेट करता है, 20:1 किसके लिए, ट्रांसफॉर्मर के अंदर 20:1 इंडिकेट क्या करता है, कह रहा है डी होगा, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं डी होगा, और एकदम सही होगा, डी है और एकदम करेक्ट जवाब है बिल्कुल। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइमरी साइड अगर 20 टर्न है ना, ट्रांसफॉर्मर रेशियो इंडिकेट, तो इधर 20 टर्न है, तो इधर कितना टर्न है, एक टर्न, इधर कितना टर्न है, एक टर्न है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा सभी को, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही, टू ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर, अगर दो ट्रांसफॉर्मर जो है वो क्या कह रहा है, अगर पैरेलल में कनेक्ट होता है ना, तो ऐसी स्थिति में बताइए
उसकी डिपेंड अपॉन क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब इस प्रश्न का सही जवाब एप्लीकेशन वाले एकदम दबा के जवाब देते रहेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए शानदार, है ना? सभी जवाब दें, सभी जवाब दें, है ना? तो बिल्कुल बच्चा, क्या होगा? पर यूनिट इंपेडेंस, द टू ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटिंग इन पैरेलल will share their load डिपेंडिंग अपॉन देयर पर यूनिट इंपेडेंस, है ना? आप दो पैरेलल ट्रांसफार्मर को क्या कर सकते हैं? ऑपरेटिंग पैरेलल ऑपरेट कर सकते हैं। इससे पहले भी आया था, पर यूनिट इंपेडेंस शुड बी सेम, है ना? तो पैरेलल तभी होगा, शेयर लोड करेगा, डिपेंड अपॉन देयर पर यूनिट इंपेडेंस। क्लियर? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का सही जवाब दें। इस प्रश्न का सही जवाब, एक ट्रांसफार्मर का साइज छोटा होगा तो इनमें से कौन सा सही होगा? एक ट्रांसफार्मर अगर साइज उसका छोटा होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज स्मॉलेस्ट? इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर स्मॉलेस्ट इंगित करता है? इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर स्मॉलेस्ट अंकित करता है? इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए, अगर ट्रांसफार्मर है ना, 1 kVA का है, 1 kVA का, 1 kVA का, 1 ही kVA का, और जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी, अभी सुबह सबसे पहला क्लास हमको लगता है सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी उतना ईएमएफ, और उसके कारण फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली उसका कोर का साइज छोटा हो जाएगा। तो कोर साइज रेडियस छोटा होता है, इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम इस्तेमाल करते हैं एयरक्राफ्ट के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज द स्मॉलेस्ट? दिस इज डी, करेक्ट। इसका जवाब क्या होगा? डी होगा। क्लियर है? सभी को क्लियर होगा? क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो क्या करिए, मैं बता रहा हूं, आप सभी लोग सेशन में लगातार जुड़िएगा। ये वन शॉर्ट सीरीज जो है आपका, ये कंटिन्यू रहेगा, नित्य चलेंगे, डेली चलेंगे, और आपके समय से चलेंगे, जिसकी समय होगी 4:15 PM पर, है ना? सभी बच्चे जरूर जुड़े। कल शायद भारत पाकिस्तान, कल भारत और न्यूजीलैंड है ना, कौन जीता है? न्यूजीलैंड जीता है, साउथ अफ्रीका जीता, जो भी जीता है, ध्यान रखना। कल फाइनल मैच है और चैंपियन ट्रॉफी है, इसीलिए कल का सेशन इवनिंग वाला कोई भी नहीं होगा। कल एक बार देखते हैं मैच बच्चा, है ना? क्योंकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश करिए, आप लोग भी अगर करना है तो, या फिर आप लोग रिवाइज करिएगा। कल जितने भी हमारे क्लासेस होंगे वो मॉर्निंग आवर में होंगे, इवनिंग आवर में कल की क्लास नहीं होगी। एक दिन संडे मिलता है, शायद उसी को करे, नहीं तो सुबह 8 बजे से लेके 7 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि 8 बजे से उसके बाद ही क्लास होने लगती है। 8 बजे से रात के 10 बजे तक रेल बना होता है, तो संडे ही एक स्थिति मिलती है। तो उम्मीद करते हैं संडे को थोड़ा सा आराम देंगे अपने आप को, थोड़ा सा आराम मतलब मैच देख लेंगे और सुबह के आवर में आपकी क्लास अटेंड कर देंगे। चाहे आईटीए वाला हो, जेई के लिए सुबह हम दर दर क्लास कर देंगे, और माइंड मैप को भी करेंगे। अभी माइंड मैप बैक टू बैक, देखिए माइंड मैप आप एप्लीकेशन वालों के लिए आ चुका है, उसके लिए माइंड मैपिंग जो है आपको मिलने लगेगा। माइंड मैप एप्लीकेशन वाले बच्चों को आ चुका है, तो आपको मिलने लगेगा माइंड मैप। ध्यान रखिएगा, माइंड मैप मिल जाएगा। लेकिन आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल वाले सभी इस कोर्स के साथ जरूर जुड़ेंगे। बेहतरीन कंटेंट डाल रहे हैं उसके अंदर, ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इस कोर्स से। और जो एलपी वाला बच्चा है, सिर्फ 199 रुपए पूरे भारतवर्ष में, इसकी प्राइसिंग अगर 2000 भी कर दे तो कम होगा। इतना ज्यादा कंटेंट सिर्फ इस कोर्स के अंदर दे रहे हैं कि आपको ये कोर्स कोई 1000 रुपए में भी देगा ना, तो इससे कम ही कंटेंट मिलेगा, इसकी 200% गारंटी है। लेकिन हम सिर्फ 199 रुपए में कर दिए, तो अब बढ़ा नहीं सकते। जो बोल दिए वो बोल दिए, कर दिए। चूंकि बच्चा इसमें जुड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी वही प्राइसिंग रहेगी, बढ़ेगी नहीं। कंटेंट सबके लिए आएगा दमदार, सबके लिए सब कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन एप्लीकेशन पर कुछ प्राइवेट के साथ, प्राइवेसी के साथ पढ़ने का मजा ही अलग होता है। एप्लीकेशन पे कुछ चीजों को पढ़ेंगे, अपने शांति से पढ़ेंगे। यूट्यूब पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन आप लोग को दे रहे हैं, तो किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो सब चीज के लिए कहां जुड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ
भारतवर्ष का एकमात्र इलेक्ट्रिकल का चैनल, एकमात्र आपका मास्टर, दैट इज इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म बाय राजकमल सर। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे वन शॉट्स के अंदर। हम मिलेंगे आपसे फिर, कल नहीं मिलेंगे, कल हम हो सकता है किसी और टाइमिंग इसको शेड्यूल कर दे, मॉर्निंग आवर में शेड्यूल कर दे, एप्लीकेशन के साथ जुड़े रहिएगा, आपको हम बता देंगे, और फिर मंडे से एज इट इज टाइम रहेगा। ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। सर मशीन चैप्टर से 30 से 40 क्वेश्चन जेईएलपी आती है, बिल्कुल एकदम आती है, एकदम आती है बच्चा, मशीन पढ़ लेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं हो। ठीक है ना, फिर मिलते हैं कल। और माइंड मैप में, एप्लीकेशन वाले माइंड मैप में जुड़े रहेंगे, आपका क्लास माइंड मैप पे चलता रहेगा। ठीक है ना, सिलेक्शन है 100 रुपए 200 के लिए, परेशान ना हो, है ना, 100-200 लग जाए, पर सभी बच्चों को जुड़ना है। अगर 2 नंबर भी बढ़ गया सिलेक्शन के उस पार, 1 नंबर से जिस दिन सिलेक्शन छटेगा उस दिन कहना कि सर 199 299 कितना भारी पड़ गया, ले लेना था, है ना, इसीलिए इसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे के आरपीएफ के एग्जाम भी है ना, पता नहीं कौन कौन सा एग्जाम भर दिया है, तो दीजिए, क्या करें, दीजिए फिलहाल, तो एग्जाम तो देना होगा।